सर मैसेज आने से बताना। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया ना? यस सर। ठीक है चलो। सर अगेन गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा तो बेसिकली पीजीपीपी चल रहा है सर इनकम टैक्स में। इनकम टैक्स पीजीपीपी में आज हम लोग कंटिन्यूएशन मोड पे रहेंगे और क्या। तो क्योंकि पीजीपीपी में हम लोग सेक्शन वाइज चर्चा चल रहा है सर। जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने डिप्रिसिएशन सेक्शन 32 है ना सर, फिर सेक्शन 35 एडी, ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च, कल हम लोगों ने ये सब बात किया सर। ठीक है सर, आज कुछ न्यू सेक्शंस हैं, न्यू सेक्शंस का न्यू चर्चा, कुछ न्यू क्वेश्चंस एग्जांपल्स ये सब करेंगे। ठीक है चलो पीजीपीपी में थोड़ा सा और एक एडवांस लेवल में डिस्कशंस कर लेते हैं। पीजीपीपी में थोड़ा एक्सपर्टीज बना लेते हैं। चलो प्रोविजंस पढ़ना और काम क्या है टैक्स में, प्रोविजंस को जानो, क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है प्रोविजंस पे बस इनकी शालिनी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। ओके तो देखो सर, स्क्रीन शेयर नहीं है ना? सर कल हम लोगों ने सेक्शन 35 एडी कर लिए थे और सेक्शन 35 कर लिए थे, मतलब साइंटिफिक रिसर्च के बारे में जानकारी लिया था। और उसके साथ साथ हम लोगों ने 35 एडी मतलब इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स डिडक्शंस, ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग दो एरिया था सर। ठीक है आज भी कुछ क्वेश्चंस है जो साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर बना हुआ है, सॉरी 35 एडी के ऊपर। जैसे कल एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, दैट इज आपका फूड ग्रेन शुगर एंड एडिबल ऑयल का। आई होप आप लोगों ने बाद में इसको जब क्लास देखोगे तो रिवाइज कर लेना एक बार जरूर, अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन था और आपको पता हो जाएगा कि भाई कितना डिटेल्स में जानने से आप जवाब दे पाओगे। ठीक है क्योंकि यहाँ पर एक ही छोटा सा ट्रिक्स था कि एडिबल ऑयल जो है सर वो स्पेसिफाइड बिजनेस कैटेगरी में काउंट नहीं हुआ था, है ना, इसीलिए। अच्छा चलो ठीक है, आज भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस करना है सर। एक मिस्टर सूरज का क्वेश्चन है, ये भी काफी अच्छा एक एग्जांपल है। ठीक है एक मिस्टर अर्णव का एक एग्जांपल्स है, देखता हूँ सर, पहले प्रोविजंस देख लेते हैं। एक्स लिमिटेड का भी एक क्वेश्चन है, तो ऐसे बहुत सारा है जो धीरे धीरे आगे बात करते हैं आपसे। तो सर बात है सर सेक्शन 35D का। ठीक है तब सब लगातार सेक्शंस है बिजनेस में, पीजीपीपी में, और एक एक सेक्शंस का एक एक मतलब है। अब 35D क्या कहता है थोड़ा सुन लो सर। ठीक है 35D क्या कहता है थोड़ा सुन लो। जैसे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर के बारे में 35D बात करता है। सर स्क्रीन शेयर है ना आप लोगों को, मुझे थोड़ा बताओगे ना? यस सर। ओके सर, तो एज यू कैन सी प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, सवाल ये उठते सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर है क्या, है ना, इट्स अ बिग क्वेश्चन। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है क्या, जैसे लास्ट वीक हम लोग साइंटिफिक रिसर्च में काफी बातचीत की है। ठीक है सिमिलरली प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर पे भी बात करना पड़ेगा। स्पेसिफाइड बिजनेस में जैसे इन्वेस्टमेंट किया तो डिडक्शन देख रहे थे आप लोग कि भाई एक्सपेंडिचर करेगा इन्वेस्टमेंट लिंक बिजनेस में, मतलब जहां जहां गवर्नमेंट ने बता के रखा, तो गवर्नमेंट अगर एज पर गवर्नमेंट अगर आप चलोगे तो गवर्नमेंट आपको बोलते कि भाई आपको छूट दिया जाएगा, 100% एक्सपेंडिचर आपका माइनस कर दिया जाएगा। ठीक है तो बिजनेस के लिए सुविधा होता है। ठीक है अब इसके पीछे बैकग्राउंड पर्पस हम लोगों ने देख लिया था। तो सिमिलर पैरामीटर में अगर हम लोग देखते देखते थोड़ा आगे बढ़ते जाए तो हमें सेक्शन 35D नजर आता है। ठीक है अब ये 35D नजर तो आ जाता है, बट बेसिकली ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के बारे में बात करता है। अब आपके मन में चल रहा होगा
सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है क्या, ठीक है। तो चलो पहले थोड़ा सा मैं समरी के लिए आपको बताता हूँ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस क्या है। जस्ट इतना तो समझ में आ रहा है ना कि बिजनेस स्टार्ट करने से पहले का खर्चा, ठीक है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय इंडियन कंपनीज एंड अदर रेसिडेंट और नॉन कॉर्पोरेट एसएससी। ध्यान से बात को समझे सर। रेसिडेंट क्या होता है सर? रेसिडेंशियल स्टेटस का टॉपिक आप लोगों ने किया होगा, ठीक है। अगर किसी का मिस है तो जरूर एक बार रेसिडेंशियल स्टेटस देखें कि रेसिडेंट किसको कहते हैं। इंडिया में रहने से ही रेसिडेंट नहीं हो जाते। एज पर इनकम टैक्स रेसिडेंट होने के लिए कुछ शर्तें हैं, उसको फुलफिल करना पड़ता है सेक्शन 6 का, ठीक है। तब जाके हम किसी को रेसिडेंट कह सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंडिया में गुड आफ्टरनून नहीं, ठीक है। सो प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय इंडियन कंपनीज, अगर कोई इंडियन कंपनी है, अदर रेसिडेंट है, नॉन कॉर्पोरेट एसएससीज है, मतलब कॉर्पोरेट नहीं, कोई कंपनी छोड़ के कोई दूसरे काइंड ऑफ बिजनेस करता है, चाहे पार्टनरशिप हो या समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ऐसे बिजनेस में जब वो प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर करते हैं शैल बी अलाउड एज डिडक्शंस ओवर ए पीरियड ऑफ 5 इयर्स। मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को आप 5 साल तक उसको आप धीरे धीरे अमोटाइज कर सकते हो। नाउ व्हाट इज द पॉइंट ऑफ अमोटाइजेशन सर? सर अमोटाइजेशन का मतलब क्या होता है? सर अमोटाइजेशन का मतलब होता है धीरे धीरे एक्सपेंस को पीएल में चार्ज करना, ठीक है। मतलब पीएल अल्टीमेटली देखो, जब आप कोई खर्चा करते हो ना तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या होता है, अल्टीमेटली आपका पीएल ही इफेक्ट होता है सर। अल्टीमेटली आप लोग कनेक्टेड हो सर? हेलो, कनेक्शन है? मुझे लगा कि कट हो गया, ठीक है। तो पीएल में अल्टीमेटली आपको चार्ज करना पड़ता है एक्सपेंडिचर्स को। तो यहाँ पर क्या बताना चाहता है कि जो भी खर्चा आप करोगे ना 5 साल के अंदर, ठीक है, तो 5 साल तक आप उसको धीरे धीरे अमोटाइज करते रहना, ठीक है। बिगिनिंग विद द प्रीवियस ईयर इन विच बिजनेस कमेंसेस, मतलब जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ है उस पर्टिकुलर ईयर से, और इन विच एक्सटेंशन ऑफ द अंडरटेकिंग इज कंप्लीटेड और द न्यू यूनिट कमेंस ऑपरेशंस और प्रोडक्शंस। अब एग्जांपल्स ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है? अब देखो, आप लोगों में से सभी कोई कंपनी लॉ का क्लास करते हो, मुझे जितना समझ है। अब कंपनी लॉ में हम लोग क्या पढ़ते हैं सर? उसमें काफी सारे बिजनेस स्टार्ट करने का खर्चा आता है। एक बिजनेस जब भी कोई स्टार्ट करता है ना प्रिलिमिनरी लेवल पे, तो देयर आर सम पॉपुलर एक्सपेंसेस जो करना ही पड़ता है। जैसे एक्सपेंस ऑन प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट। आपको पता है प्रोजेक्ट बनाया जाता है। प्रोजेक्ट बनाने का मतलब क्या है? बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, स्पेशली जब कोई कंपनी स्टार्ट करता है ना, स्पेशल लेवल में जब कोई कंपनी स्टार्ट करता है तो पहले ना वो प्रोजेक्ट बनाते हैं कि भाई, फिर वो प्रोजेक्ट को लेके ना बैंक के पास जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए किसके पास जाते हैं जानते हो? कौन बना के देता है किसी बिजनेस का प्रोजेक्ट रिपोर्ट? जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड या सीए में होता है ना, ये लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में हेल्प करता है। मतलब बिजनेस का क्या खेल है, कौन सा बिजनेस है, कितना कॉस्ट पड़ जाएगा, कितना प्रॉफिटेबिलिटी आ सकता है, मार्केट सिनारियो क्या है, ठीक है। क्योंकि सर प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेके ना बैंक के पास जाना पड़ता है। क्यों? सर बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे नॉर्मली 99% लोगों को लोन का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो वो बैंक लोन के लिए अप्लाई करेगा, तो बैंक लोन के लिए अप्लाई करेगा तो पहले रिपोर्ट बनाएगा। और उससे भी बड़ी बात, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बिना आप बिजनेस आगे बढ़ा ही नहीं सकते, ठीक है। तो आपको प्रिपरेशंस करना है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने का। ये जो नॉर्मली कॉलेज लेवल में या फिर यूनिवर्सिटी लेवल में, एमबीए लेवल में भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना बोलता है। ज्यादातर केस में लोग क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करके प्रोजेक्ट जमा कर देते हैं। स्कूल में भी प्रोजेक्ट होता है, ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट बनाने के पीछे जो एक्चुअल मेहनत है, मैं ज्यादातर केस में देखता हूँ कि कोई करता नहीं, कि भाई उसमें एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में लोगों को कहा जाता है, ताकि आगे जाके जब उसके सामने भी सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन सामने आए, क्योंकि जिंदगी आपको हमेशा रियल लाइफ प्रॉब्लम को फेस करना बोलता है। लेकिन रियल लाइफ प्रॉब्लम फेस करने के लिए आप पहले कॉलेज लाइफ में, एकेडमिक लाइफ में आपको ये सब चीजों के साथ थोड़ा कनेक्ट होना चाहिए, जो प्रैक्टिकली कैसे होता है देखना चाहिए। लेकिन ज्यादातर किस में प्रोजेक्ट किसी को करने बोला जाता है ना, तो नॉर्मली अगर मैं एमबीए लेवल में बात करूँ तो कोई मार्केटिंग में प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो कोई एचआर में प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो कोई फाइनेंस में प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो कोई आईटी में भी प्रोजेक्ट होता है, सभी का अपना अपना प्रोजेक्ट सेगमेंट होता है, ठीक है। तो जस्ट मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताया कि लोग कॉपी पेस्ट करता है, कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। मार्केट में मिल जाता है, किसी का खरीद के उसको चिपका दिया, जो भी हो। लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन आपको रिपोर्ट बनाने के लिए बाध्य करेगा सर, नहीं तो आप कर ही नहीं सकते।
फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। फिजिबिलिटी मतलब जो रिपोर्ट बना है उसका फिजिबलनेस क्या है, मतलब क्या ये रिपोर्ट आगे लेके कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। तो मार्केट सर्वे, मैं आपको बोला ना सीएसीए में क्या करेगा, यही तो करेगा, मतलब मार्केट सर्वे करेगा, वो पूरा उसका नॉलेज यूज करेगा, ठीक है। कि भाई मतलब प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऐसे ही नहीं बन जाता कि जो जिसका कोई प्रॉपर कनेक्शन ना हो वास्तव के साथ। इंजीनियरिंग सर्विसेज, ठीक है, अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें इंजीनियर का भी रिपोर्ट का जरूरत पड़ता है, जैसे कि अगर रियल एस्टेट या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हो, कोई इलेक्ट्रिकल मैटर हो, तो इस केस में इंजीनियर, बहुत सारे इंजीनियर होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियर, उनका सर्विस चार्जेस। अच्छा, लीगल मैटर हो तो लीगल चार्जेस, मतलब लॉयर का फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। और अनदर पॉइंट इज ड्राफ्टिंग एग्रीमेंट, लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग एग्रीमेंट, कंपनी सेक्रेटरी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो जो भी ड्राफ्ट होता है ना, अगर लॉयर हो तो लॉयर करेगा, अगर कॉर्पोरेट लेवल मैटर हो तो सीएस करेगा, ठीक है। तो सवाल ये है सर कि डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, लीगल से लेके स्टार्ट करके, हाँ, अकाउंटिंग रिपोर्ट को लेके स्टार्ट करके, कितना सारा रिपोर्ट आपके सामने बनाना पड़ता है। तो ये सब काफी खर्चा है, ठीक है। चाहे बिजनेस बने ना बने, ये खर्चा पहले लोग करते हैं। इन केस ऑफ ए कंपनी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वुड इंक्लूड इन एडिशन टू द अबव, मतलब इसके, ये जो मैंने आपको कुछ पॉइंट बताया, इसको छोड़ के और भी खर्चा करते हैं, जैसे कि लीगल चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग एमओए, ठीक है। अब इसमें मैं आपको जो बोल रहा था, एक्चुअली कंपनी सेक्रेटरी का एक बहुत बड़ा रोल प्ले हो जाता है। ये जो कंपनी का जो एमओए ड्राफ्ट करना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अब देखो ये एमओए क्या है नहीं बोलूंगा अभी, है ना, क्योंकि ये सब कंपनी लॉ में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रिंटिंग ऑफ एमओए एंड एओए, फी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, मतलब आरओसी में कंपनी को रजिस्टर करने का खर्चा, ठीक है। एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर, अब देखो यही तो चल रहा है आजकल कंपनी लॉ में, ठीक है। तो कंपनी को शेयर इशू करने के टाइम पे जब प्रोस्पेक्टस इशू होता है, एक चैप्टर है ना सर प्रोस्पेक्टस बोल के, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस जब इशू किया जाता है, जब कंपनी अपना शेयर कैपिटल इशू करता है, ठीक है, मैं आपको दिखाया था सर, प्रैक्टिकली दिखाया था, जब मार्चेंट बैंकर जो होते हैं सर, बड़े बड़े मार्चेंट बैंकिंग कंपनीज जो होता है, वो जब मार्केट में शेयर को इशू करता है ना, तो काफी खर्चा होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बार याद दिला सकता हूँ, इसका आईपीओ आईपीओ आईपीओ, ये देखो सर, यहाँ पर बहुत सारे आईपीओ का प्रोस्पेक्टस है मेरे पास, तो जस्ट एक दिखाता हूँ आपको। क्या नाम है, परास डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज, काफी पुराना बातें हैं, 2021 का कंपनी है। तो ये इसका प्रोस्पेक्टस है सर, ठीक है, मतलब ये एप्लीकेशन है, प्रोस्पेक्टस नहीं, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें प्रोस्पेक्टस का भी पार्ट होता है, रेड सॉरी बोला मैंने, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जो सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से इसको बनाना पड़ता है, इसको ड्राफ्ट करना पड़ता है। तो नॉर्मली जो कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस होते हैं वो लोग ये सब काम ज्यादा करते हैं, ठीक है। अब सर बात है कि इसमें खर्चा कहाँ आता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत खर्चा आता है सर। जैसे इसको इशू करने के बाद, जैसे मानो कि ये जो कंपनी है परास डिफेंस, इनका जो बीआरएलएम है, बुक रनिंग लेड मैनेजर, जैसे कि आनंद रथी, रजिस्ट्रेशन करने का जो काम पूरा प्रोसेस को देखता है, जैसे कि लिंक टाइम, ठीक है, लिंकिंग टाइम जो है ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करेगा, ठीक है। और ये आनंद रथी कौन है, ये मार्केट से इनको पैसा रेस करने में हेल्प करता है, आप इनको अकाउंटिंग लैंग्वेज में मार्चेंट बैंकर बोल सकते हो, ठीक है। सेबी के लैंग्वेज में, मतलब सिक्योरिटी मार्केट लैंग्वेज में आप इसको बुक रनिंग लीड मैनेजर बोल सकते हो। तो ये क्या करता है ना, कि जो भी कंपनी मार्केट में बिजनेस करने के लिए आता है ना, उनका पैसा मार्केट से रेस करने का जिम्मा उठाते हैं। यहाँ पर तो आपको एक कंपनी दिख रहा है, आपको मैं और भी दिखा सकता हूँ आईपीओ प्रोस्पेक्टस, यहाँ पर एक कंपनी क्या, इसके मतलब एट ए टाइम में आपको 4-5 और कंपनी नजर आ सकता है। ये देखो सर, यहाँ पर ये किसका कंपनी है, तत्वचिंतम, ठीक है, एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, ये भी 2021 में आया था, ठीक है। आप इसका देखो, इसमें आपको दो दिखेगा, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज एंड जेएम फाइनेंशियल्स, ठीक है। ये लोग कौन है सर, बुक रनिंग लीड मैनेजर, मतलब मार्केट से कंपनी को जितना करोड़ का जरूरत है, ठीक है, 1000 करोड़ हो सकता है, 2000 करोड़ हो सकता है। जैसे रिसेंट ट्रेंड में सबसे ज्यादा कोई पैसा का जरूरत उठाया तो वो है एलआईसी, ठीक है। एलआईसी रिसेंट ट्रेंड में इंडियन गवर्नमेंट का सबसे, मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे हाई अमाउंट का कॉन्सेप्ट के लिए आया था। और एलआईसी को तो फिर भी गवर्नमेंट है, एलआईसी छोड़ के अगर दूसरा प्राइवेट लेवल में बात करें तो पेटीएम, ठीक है, पेटीएम का बहुत बड़ा लंबा बजट था। तो जितना मानो कि किसी को 10,000 करोड़ 5,000 करोड़ मार्केट से रेज करना है, अब 20,000 करोड़ भी कोई कोई करता है, तो जितना पैसा रेज करना है ना, तो इनके लिए ना अंडर राइटर्स को मौका दिया जाता है, आगे आगे अकाउंट्स भी करोगे, ठीक है, आपको मैम के पास अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स बोल के,
तो ये इनको ना पहले तो इसको ड्राफ्ट करो, फिर इसका रिपोर्ट बनाओ, उसके बाद इनको हायर करो, फिर इनका कमीशन पे करो, ठीक है, बहुत खर्चा होता है, ठीक है, तब जाके एक बिजनेस मार्केट में लॉन्च होता है। सो ये सब चीजों को हम लोग टैक्सिंग लैंग्वेज में जो बात हो रहा है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, सारा चीज देख लो सर कितना कनेक्टेड है, ठीक है। जब लॉ पढ़ते हैं, लॉ का बात देखो टैक्स में कैसे आ गया, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि जब लॉ में कुछ बात होता है तो वो लॉ में ही काम आता है, ठीक है, अब वो टैक्स में भी काम आ गया, सब कुछ जुड़ा हुआ है सर। तो एमओए, एओए, प्रिंटिंग ऑफ एमओए, एओए, फी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद इशू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, ये जो मैं आपको समझा रहा था, अंडरराइटिंग कमीशंस, ये जो मैं आपको भी समझा रहा था, ये क्या समझा रहा था, अंडरराइटर्स का जो कमीशन का बात है। अब जो 5,000 करोड़ मार्केट से रेस करने का जिम्मा लेगा, वो ऐसे ही थोड़ी ना करेगा सर, हाँ, कि भाई उसको मार्केट करने में उसको खर्चा होता है 5,000 करोड़, को ये मामूली चीज है। 5,000 छोड़ो, 100 करोड़ उठा के कोई दिखाए, अरे 100 करोड़ छोड़ो, 10 करोड़ भी उठाने का जिम्मा कोई ले, उसमें भी उसको काफी खर्चा होता है। तो अगर कोई मार्केट से आपको वादा करता है, जो अंडरराइटर्स होते हैं, ठीक है, कि भाई हम तुमको मार्केट से पैसा रेज करके देंगे, ठीक है, उसके लिए जो भी लीगल प्रोसेस है हम संभालेंगे, बदले में तुम मुझे इतना कमीशन दे देना। कौन, मतलब कंपनी को बोलता है, ठीक है। 1%, 2%, डिफरेंट काइंड ऑफ कमीशन का कॉन्सेप्ट इनके बीच में चलता है। जब आप लोग स्टॉक मार्केट रिलेटेड जो पढ़ाई करते हैं, काफी लोग हैं जो पढ़ाई साथ में कर रहे हैं, तो जब आप लोग स्टॉक ब्रोकिंग लेवल में काम करने का सोचोगे ना, इवन जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, जो सीएमए सीएस पढ़ते हैं ना, यही लोग ज्यादा जाके मार्केट में काम करते हैं, ठीक है, मतलब सीएमए सीएस कर लिया, इसके साथ साथ कुछ स्टॉक मार्केट रिलेटेड भी पढ़ाई कर लिया, और फिर मार्केट में जाके ये सब काम में कनेक्ट हो जाते हैं। और एज ए चार्टर्ड भी आप, जब कंपनी ये सब काम करता है ना, एज ए सीएस सीएमए सीएस, आपके लिए भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, तब आपको इन सब चीज बहुत ही प्रैक्टिकली सामने से दिखाई देगा कि भाई एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, समझ में आ गया इतना तो मैं श्योर हूँ। अच्छा, ब्रोकरेज ब्रोकरेज चार्जेस देना पड़ता है, चार्जेस फॉर ड्राफ्टिंग, टाइपिंग, प्रिंटिंग, एडवर्टाइजमेंट ऑफ द प्रॉस्पेक्टस। ये जो मैं प्रॉस्पेक्टस आपको दिखाया, इसको एडवर्टाइज करना पड़ता है, ठीक है। कहाँ एडवर्टाइजमेंट आता है, टीवी में क्या, टीवी में तो नॉर्मली नहीं आता, यूट्यूब में नहीं, ऐसा एडवर्टाइजमेंट ये लोग नहीं करता है, नॉर्मली न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट करता है, ठीक है। ज्यादातर केस में न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट इनके लिए पॉपुलर एरिया है, क्योंकि जो लोग मार्केट में इन्वेस्टमेंट वगैरह करता है ना, ये यूट्यूब देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, ये पढ़ता है न्यूज़पेपर में, इंफॉर्मेशन लेता है, ठीक है, और इसको ना मार्केट करने में जो भी खर्चा है, वो सारा खर्चा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होता है कंपनी का। तो ये सब खर्चा आ जाता है सर प्रिलिमिनरी लेवल में। सर अब सवाल उठता है, सर क्वालिफाइंग अमाउंट क्या है। क्वालिफाइंग अमाउंट मतलब कितना खर्चा आप उसको अमोर्टाइज कर सकते हो। तो मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द क्वालिफाइंग एक्सपेंसेस दैट कैन बी अमोर्टाइज्ड इज 5% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। जो टोटल प्रोजेक्ट का खर्चा है, उसका 5% तक आप अमोर्टाइज कर सकते हो। दैट इज एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। अब कंपनी जो फिक्स्ड एसेट्स मेंटेन करता है, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, प्रीवियस ईयर के लास्ट डे में फिक्स कॉस्ट का जितना कॉस्ट है बिजनेस में, उसका 5% तक आपको क्वालिफाई करेगा डिडक्शंस लेने में, आपको डिडक्शंस लेने में हेल्प करेगा, ठीक है। इन केस ऑफ एन इंडियन कंपनी, इन केस ऑफ एन इंडियन कंपनी, 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट और एट इट्स ऑप्शंस, 5% of the capital employed by the company, ठीक है, 5% of the capital employed by the company, aggregate of issued share capital, debenture, long term borrowing as on the last day of the previous year, whichever is higher. डोंट वरी सर, आगे आगे क्वेश्चन देखेंगे और थोड़ा एलाबोरेटिव वे में बताएंगे तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगा। अगर कोई इंडियन कंपनी है, ठीक है, क्या बताना चाहता है, अगर कोई इंडियन कंपनी है तो बोलता है कि 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट और एट इट्स ऑप्शंस, ठीक है, 5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द कंपनी, ठीक है, मतलब अगर कंपनी जितना कैपिटल एम्प्लॉय कर रहा है उसका 5% तक भी डिडक्शन लिया जा सकता है। लेकिन ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड का मैटर है, इसमें कौन सा कैपिटल एम्प्लॉय का मैटर है सर, मतलब कंपनी का कैपिटल क्या क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हो, कंपनी जो मार्केट से कैपिटल रेज करता है, आप लोग जब फाइनेंस पढ़ोगे ना, तो आपको ना ये कैपिटल रेज का कॉन्सेप्ट बहुत क्लैरिटी से समझ में आएगा। जो लोग फाइनेंस का क्लास करते हैं, ठीक है, या फिर आगे करोगे, वो उनको सिखाया जाता है सर, फाइनेंस जब कंपनी, इसको बोलते हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस। ध्यान से बात को सुनो सर, सोर्स ऑफ फाइनेंस। व्हाट इज सोर्स ऑफ फाइनेंस। सोर्स ऑफ फाइनेंस का मतलब होता है कि कंपनी कहां कहां से पैसा रेज करता है। तो नॉर्मली कंपनी का जो एरिया है, इक्विटी है, ठीक है, एंड डेब्ट है,
अब इक्विटी शेयर हो गया, डेब्ट हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, ठीक है। ये 3 तरह का एरिया नॉर्मली होता है, इक्विटी, डेब्ट, प्रेफरेंस, ठीक है। इसके अलावा और भी नाम आप ले सकते हो, जैसे रिटर्न अर्निंग। रिटर्न अर्निंग इज अ टाइप ऑफ इक्विटी, ठीक है। रिटर्न अर्निंग क्या हो गया सर? टाइप ऑफ इक्विटी, मतलब जो कंपनी के पास ऑलरेडी है उसी को कंपनी अपने बिजनेस में वापस लगाएगा। तो ओवरऑल क्या क्या सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया सर? इक्विटी से पैसा मार्केट से रेज कर सकता है, मतलब न्यू शेयर इशू करके। डेब्ट के अंदर क्या क्या है? डिवेंचर है, लॉन्ग टर्म डेब्ट है, ठीक है। डिवेंचर और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या फर्क है? डिवेंचर शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या हो गया? 5 साल 10 साल के लिए बैंक लोन वगैरह को लॉन्ग टर्म बोरोइंग में काउंट किया जा रहा है, ठीक है, एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो कंपनी इक्विटी, डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, जो कुछ भी टोटल कैपिटल एम्प्लॉय कर रहा है अपने बिजनेस में, मानो इक्विटी इन्वेस्ट करना है 10 लाख का, प्रेफरेंस शेयर है 10 लाख का, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। डिवेंचर है मानो 5 लाख का, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है मानो 20 लाख का, तो कुल मिला के 20, 25 और इधर 10, 10, 20, मतलब 45 लाख का। तो ये कुल मिला के कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाता है। अगर मैं सिंपल अकाउंटिंग टर्म में बोलूं तो ओन प्लस लोन, मतलब जो इक्विटी रिलेटेड मैटर है उसको ओन कैपिटल बोलते हैं। जैसे कि इक्विटी हो सकता है, रिटर्न अर्निंग हो सकता है, और लोन मतलब डिवेंचर हो सकता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल अकाउंटिंग टर्म में हम इसको ओन प्लस लोन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो कोई भी कंपनी कैपिटल एम्प्लॉय कर रहा है उसका 5% तक का खर्चा आपको डिडक्ट करने के लिए बोलेगा। बट यहाँ पर बोला है कि विच एवर इज हायर, मतलब अगर या तो आप कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का 5% ले लो, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड का 5% ले लो, जो हायर होगा उसी को आप डिडक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बोलो सर, बात समझ में आ रहा है? थोड़ा बीच बीच में हाँ ना करिएगा सर 1 साल के लिए तो 5 साल के लिए। सर। ये 5 साल तक आप इसको अमोर्टाइज करो, पहले खर्चा दिखाओ, फिर उस खर्चे को धीरे 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 अमोर्टाइज करने का मौका मिलेगा। दिखाता हूँ। मतलब हर साल 5%। हर साल नहीं, जो कैपिटल एम्प्लॉय, मतलब जब तुम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, सपोज तुम बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे तुमने टोटल कुल मिला के 50 लाख का खर्चा किया, ठीक है। अब 50 लाख का 5% जितना होता है, ठीक है, 50 लाख का 5% सिंपल में कितना हो जाएगा? बोल, 2.5 लाख, ठीक है। अब ये 2.5 लाख को आप अगला 5 साल तक धीरे 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 अपने पीएल में चार्ज करके दिखा सकते हो। अब आगे क्वेश्चंस करूंगा ना, थोड़ा क्लैरिटी से समझ में आए तो, ठीक है। हर साल थोड़ी है, तो ये कब का खर्चा तुम अमोर्टाइज करोगे? बिजनेस स्टार्ट करने का। अरे पॉइंट क्या है 35D का? 35D का पॉइंट क्या है? 35D का पॉइंट यही है ना सर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, है ना, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप जो खर्चा करते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है। अगर आप थोड़ा डिटेल्स में भी इसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है ये सभी पे लगता है सर, कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स, बिजनेस कंसर्न और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एग्जिस्टिंग कंसर्न जो ऑलरेडी है। एप्लीकेबल कहाँ है? ओनली टू इंडियन कंपनीज एंड रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसएससी इन द केस ऑफ ए न्यू कंपनीज टू एक्सपेंस इनकर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इन केस ऑफ ए एक्सटेंशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग अंडरटेकिंग। अगर कोई बिजनेस एक्सटेंड कर रहा है, पुराना बिजनेस है लेकिन अभी उसको एक्सटेंड कर रहा है, तो एक्सपेंस इनकर्ड टिल द एक्सटेंशन इज कंप्लीटेड, दैट इज द केस ऑफ सेटिंग अप अ न्यू यूनिट। एक्सपेंसेस मतलब एक न्यू यूनिट बन रहा है, इनकर्ड टिल द न्यू यूनिट कमेंस प्रोडक्शन और ऑपरेशन। कब तक खर्चा कर रहे हो? जब तक न्यू यूनिट प्रोडक्शन स्टार्ट ना कर दे। ये पुराना बिजनेस के लिए भी एप्लीकेबल होता है सर। मतलब हमेशा हम लोग सोचते हैं कि न्यू बिजनेस के लिए होगा, बट जरूरी नहीं। अगर कोई ओल्ड बिजनेस जिसका न्यू यूनिट बन रहा है, सपोज टाटा का ऑलरेडी, टाटा का बिजनेस पुराना है लेकिन टाटा एक न्यू यूनिट बना रहा है, ठीक है, तो एंड इन दैट जो न्यू यूनिट है उसमें जो एक्सपेंस वो इनकर्ड करेगा वो अमाउंट को वो डिडक्शन में दिखा सकता है। अमाउंट एलिजिबल फॉर डिडक्शन की क्या बोला है सर? बहुत क्लैरिटी से बोला, सच प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस incurred shall be amortized over a period of 5 years। अब अगला 5 साल तक उसको धीरे धीरे amortize करना। In other words, 1/5 of such expenditure is allowable as deductions for each of the 5 successive previous year। Say for example, इसको हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, मानो कि 2022-23 में तुमने कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो 50 लाख का 5%, मानो मैं तुम 50 लाख स्टार्ट कर रहे हो, खर्चा हुआ तुम्हारा प्रिलिमिनरी लेवल पे, जो कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट मानो 50 लाख है, तो इसका 5% इतना हो जाता है।
इसको आप धीरे धीरे तुम क्या करोगे, 1/5 ऑफ सच एक्सपेंडिचर, जितना एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक है, उसका 1/5 पार्ट अगला 5 साल में, मतलब 22-23 के अगला 5 साल क्या, 23-24, 24-25, 25-26, 26-27, 27-28, अब इसको धीरे धीरे अमोर्टाइज कर देना जितना अमाउंट होता है, ठीक है। बात समझ में आया, मतलब 5 भाग का 1 भाग हर साल तुम चार्ज कर सकते हो। बात समझ में आया सर? और कब से स्टार्ट करोगे, बिगिनिंग विद द प्रीवियस ईयर इन विच बिजनेस कमेंस, जब से आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, या फिर और भी प्रीवियस ईयर इन विच द एक्सटेंशन ऑफ द अंडरटेकिंग इज कंप्लीटेड। एक्सटेंशन किसका होता है, पुराना का एक्सटेंशन होता है। जो पुराना ओल्ड बिजनेस जो है, ओल्ड बिजनेस को एक्सटेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ओल्ड बिजनेस एक्सटेंशन हो रहा है, न्यू अंडरटेकिंग उसमें बन रहा है, तो वो जब से प्रोडक्शन या ऑपरेशन स्टार्ट कर रहा है, वो डेट को लिया जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग विद द ईयर इन विच बिजनेस कमेंस, या फिर अगर पुराना है तो जब से एक्सटेंशन वाला बिजनेस न्यूली स्टार्ट होगा उसके लिए, ठीक है। एलिजिबल एक्सपेंसेस मैंने बता दिया, ठीक है। वेयर द एसईसी इज ए कंपनी, ठीक है, तो मैं एमओए एओए के बारे में देखना पड़ता है, ठीक है। और ओवरऑल लिमिट आपको मैंने बताया कि अभी क्या लिमिट इन लोगों के केस में होता है। सिंपल याद इतना रखना, अगर कोई रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट है, ध्यान से बात को समझे सर, कोई रेसिडेंट है और नॉन कॉर्पोरेट एसएससी है, नॉन कॉर्पोरेट मतलब कंपनी नहीं रे बाबा। हम लोग क्या जानते हैं, जो लोग बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स कंप्लीट कर चुके हो, हम लोग बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में एक टॉपिक डिस्कस करते हैं ना सर, पर्सन्स, है ना। अब पर्सन्स में 7 तरह का पर्सन इनकम टैक्स में काउंट होता है। इसमें कंपनी है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, पार्टनरशिप बिजनेसेस है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इसी तरह जस्ट आप समझो कि जो पर्सन तो है, पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस भी होना चाहिए। तो पर्सन भी है वो इंडिया का। अब पर्सन कोई भी हो सकता है, लाइक इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, बट यहाँ पर क्या कह रहा है, इन केस ऑफ रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसएससीज, व्हाट इज नॉन कॉर्पोरेट, जो कंपनी नहीं है, इनके केस में कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5% अमाउंट लिया जाएगा। लेकिन अगर कोई इंडियन कंपनी है, ये पूरा का पूरा इंडियन कंपनी के लिए और इंडियंस के लिए, मतलब रेसिडेंट के लिए लागू होता है। अगर इंडियन कंपनी है तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना हो जाएगा, 1/5 ऑफ द क्वालिफाइंग लिमिट फॉर ईच ऑफ द 5 सक्सेसिव ईयर्स। इसमें 2 रूल है, या तो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 5% ले लो, या तो जितना कैपिटल एम्प्लॉय कर रहे हो, लाइक इक्विटी, डिवेंचर, सारा का सारा मिला के जितना कैपिटल एम्प्लॉय कर रहे हो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक है, उसका 5%। इन दोनों में से जो हायर हो वो अमाउंट ऑफ डिडक्शंस के तौर पे दिखा सकते हैं। तो ये है मेनली 35D का कॉन्सेप्ट। बोलो सर, इतना समझ में आया? अब अगर आपको कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट समझना है तो ऑलरेडी मैं बता दिया, बट आप चाहो तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का मतलब को भी डिटेल्स में एक बार गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। मतलब एक बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे जो जो बिजनेस में कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट में खर्चा होता है, इसमें एक्सपेंस इनकर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट्स, जिसमें लैंड का खर्चा, बिल्डिंग का खर्चा। अगर आप प्रीमाइसेस लीज पे ले रहे हो, लीज पे लेना मतलब समझते हो, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि कोई बिल्डिंग या लैंड को डायरेक्टली परचेस नहीं करता है, ठीक है, मतलब ओनर नहीं बनता, लेकिन उसको लीज में होल्ड करता है। हमारे देश में बड़े बड़े बिजनेस लीज में जमीन लेता है सर, से फॉर एग्जांपल 20 इयर्स का लीज, ठीक है, 30 इयर्स का लीज, 50 इयर्स का लीज, डिपेंड करता है। नॉर्मली लीज थोड़ा लंबा समय के लिए होता है, मतलब इट्स लाइक रेंटल, बट एक लमसम अमाउंट देना पड़ता है। मतलब खरीदने जाओगे, सपोज जगह का दाम है 1 करोड़, बट लीज पे लोगे तो 30 लाख पे बन जाएगा बात। मतलब 30 लाख का लीज लो फॉर 10 ईयर्स। बात समझे? यू डोंट हैव 1 करोड़, आपके पास 1 करोड़ नहीं है, तो आप 30 लाख पे लीज पे ले लो, तो 30 लाख का 10 साल का लीज है आपका, और मंथली एक रेंट भी हो जाएगा साथ में। एक डिपेंड करता है क्या एग्रीमेंट बन रहा है, 5,000 का रेंट या 10,000 का रेंट। 10,000 का रेंट हो जाएगा और 30 लाख का लमसम अमाउंट पे कर दो, बदले में 10 साल के लिए जमीन आपका, ठीक है। तो ये लीज होल्ड कोई भी जमीन हो, घर हो, कोई मशीन हो, फैक्ट्री हो, ठीक है, ऐसा सिस्टम चलता है सर, ठीक है। ये जो एक ऑडिट का, एक कंपनी में ऑडिट का एक्सपीरियंस याद आया मुझे। टाटा का एक सब्सिडरी था, ये जो पोर्ट बिजनेस चलता है ना सर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है, उसमें देखना क्रेन का यूज होता है। वो क्या करता है ना, वो क्रेन कंटेनर को खाली करता है, उठाता है, ठीक है।
तो ऐसे ये कंपनी था जो टाटा का सब्सिडियरी था, मतलब उसमें टाटा का होल्डिंग है। आप लोग समझते हो ये सब बात, तो मुझे ज्यादा डिटेल्स में जाने का जरूरत नहीं है। तो ऐसा ही एक कंपनी का ऑडिट का एक असाइनमेंट था जब मैं वर्किंग फील्ड में था, तो उन दिनों का बात है, तो मैं उसका ऑडिट के लिए जाता था। तो वो कंपनी जितना उनके पास क्रेन था ना सर, मैं एक दिन उसका हिसाब देख रहा था, मैं सोचा था कि कंपनी का खुद का क्रेन होगा, तो फिर बाद में पता चला कि एक भी क्रेन उनका खुद का नहीं है, तो वो क्रेन खरीदता ही नहीं है। जो बड़ा बड़ा कंपनी क्रेन बनाते हैं ना, क्रेन को लीज पे लेता है, क्योंकि वो लोग हिसाब करके देखा है कि क्रेन को ओन करने से अच्छा है क्रेन को लीज पे ले लो, इसमें कॉस्ट बचता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा बिजनेस वो कर रहा है, उसका क्या करंट सिचुएशन है। ठीक है, इस पे तो बहुत सारे बिजनेस इसी मॉडल पे चलता है सर। अब छोड़ो लीज होल्ड पे, अब क्या बात करें, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग्स, रेलवे साइडिंग्स, ठीक है, इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ लैंड बिल्डिंग which are shown in the books of the SSC as on the last day of the previous year in which the business of the SSC commences। ठीक है, ये सब कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट का पार्ट है। एक्सपेंस इनकर्ड फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द बिजनेस फॉर सेटिंग अप ए न्यू यूनिट, मतलब अगर पुराना बिजनेस है, ठीक है, अगर ओल्ड बिजनेस है तो अपने ओल्ड बिजनेस पे अगर न्यू यूनिट बन रहा है, बिजनेस ओल्ड है बट न्यू यूनिट बना जा रहा है, द कॉस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स बीइंग लैंड बिल्डिंग लीज होल्ड प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिटिंग्स रेलवे साइडिंग्स। ठीक है, एक ही चीज, जो न्यू एकदम न्यू बिजनेस जो खर्चा करेगा, और जो ओल्ड बिजनेस है वो भी न्यू एक्सटेंशन में सिमिलर काइंड ऑफ खर्चा करेगा। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड आई जस्ट डिस्कस्ड विद यू। ठीक है, मैं अभी अभी बात की आपसे कि कैपिटल में क्या क्या आ सकता है जो कंपनी इन्वेस्ट करता है कैपिटल के तौर पे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जो बैंक लोन वगैरह होता है, मैं भी ये भी बताया आपको, एनी मनी बोरोड इन इंडिया बाय द कंपनी फ्रॉम द गवर्नमेंट और द इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, आईएफसी, मतलब जो इंडिया में इंडस्ट्री बनाने के लिए लोन देता है। ठीक है, इंडिया में इंडस्ट्री बनाने के लिए लोन देता है। देयर आर लॉट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो इंडस्ट्रियल लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और द इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये किसका नाम है, आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई बैंक का यही तो नाम है सर, बाद में ये बैंक बना, बट पहले ना ये सिर्फ इंडस्ट्री को लोन देता था। ठीक है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यही आईसीआईसीआई का फुल फॉर्म है। जानते थे आप लोग? हाँ सर, आई होप जानते थे, मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि आपको नॉलेज था। ठीक है, सिमिलरली आईडीबीआई भी एक बैंक है ना आज के डेट में। ठीक है, ये सब प्राइवेटाइज्ड हुए में बैंक हो गया, बट पहले इनका बिजनेस मॉडल वही चलता था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आईडीएफसी बैंक भी आजकल हम लोग देखते हैं, इसका भी सेम काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, सो ऐसे बहुत सारे हैं जो इंडस्ट्रियल लोन प्रोवाइड करने का मेन काम करता है, बट बाद में इनका बिजनेस इतना डेवलप हो गया तो बाद में सर आरबीआई ने उसको बैंकिंग लाइसेंस भी दे दी। ठीक है, एचडीएफसी बैंक बाद में बना, पहले वो सिर्फ एचडीएफसी था, आज भी है। वो पहले हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन था, इंडस्ट्री में नहीं था, मेनली हाउसिंग डेवलपमेंट में था। ठीक है, आज एचडीएफसी बैंक के नाम से आप लोग जानते हो। ठीक है, तो फाइनेंस का काम करना सिंपल होता है, मतलब कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, कि फाइनेंस देने का मतलब क्या है, लोगों को लोन प्रोवाइड करना, सिंपल बात है। ठीक है, फाइनेंस का बिजनेस, लोगों को लोन चाहिए, मतलब लोगों को फाइनेंस चाहिए और आप फाइनेंसर बनते हो, मतलब जो बिजनेस या बैंक है, तो उसके लिए आपके पास अगर पहले से कोई सेटअप है तो बाद में धीरे धीरे बैंकिंग लाइसेंस मिलना थोड़ा आसान हो जाता है। इंडिया में हर किसी को बैंकिंग लाइसेंस नहीं दिया जाता सर। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आप देख सकते हो सर। ठीक है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 37 बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और मनी बोरोड और डेब्ट इनकर्ड बाय इट इन फॉरेन कंट्री। अच्छा, फॉरेन कंट्री से भी अगर लोन ले रहा है in respect of purchase outside India of plant and machinery, whether the terms under the which such monies are borrowed or the debt is incurred, provide for the repayment thereof during a period of not less than 7 years। अच्छा, repayment period 7 साल से कम का नहीं, मतलब कम से कम 7 साल होना चाहिए, 7 साल से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। अच्छा, इसमें ऑडिट ऑफ अकाउंट्स का भी एक कॉन्सेप्ट है, ये जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ इसका ऑडिट भी होना चाहिए, मतलब ये जो कंपनी प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कर रहा है, कंपनी क्या है ना, बिजनेस क्या करेगा, अपने मन से कुछ भी खर्चा दिखा देगा। सर याद करो, आपको मैं स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बिजनेस जो पीएल बनाता है, आपको मैंने ऐसा क्वेश्चंस ऑलरेडी करवाया, बिजनेस जो पीएल बनाता है, पीएल बना के आपको नेट प्रॉफिट देता है, और एक्चुअली बीपी में हम लोग क्या करते हैं, उसी नेट प्रॉफिट को रेक्टिफाई करते हैं। लेकिन क्वेश्चन इज दैट कि बिजनेस जो प्रॉफिट बनाया, ये प्रॉफिट कितना सही है, इसका ऑथोरिटी कौन देगा, मतलब इसका रिकॉग्निशन कौन कौन करेगा। इसका रिकॉग्निशन करने के लिए
प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनके पास ऑडिट का लाइसेंस है, एज पर सेक्शन 44AB वो ऑडिट करके बताएगा भाई सारा चीज ठीक है। मतलब मन मर्जी नहीं कि जरा इस ये पर्टिकुलर चीज खर्चा को आप प्रिलिमिनरी खर्चा दिखा दो और फिर 5 साल तक उसको राइट ऑफ करते जाओ। मतलब ऐसा करने का मौका मिल जाए तो हर कोई हर खर्चा को कुछ जब कुछ मौका नहीं मिलेगा प्रिलिमिनरी शो कर करके हर 5-5 साल में बजा ले लेगा टैक्स ताकि कम देना पड़े। ऐसा नहीं होता सर। इसीलिए सोसाइटी में चार्टर्ड अकाउंटेंट का बड़ा रोल प्ले है, ठीक है, बहुत बड़ा रोल प्ले है, क्योंकि इनका एक साइन, ठीक है, इनका एक ऑथोरिटी कि भाई हाँ ये पर्टिकुलर हिसाब सही है कि गलत है, ऑडिट रिपोर्ट में वो बताएगा। जैसे रिसेंटली आप लोग खबर रखे हो बायजूस का रिपोर्ट को लेके, अरे बायजूस जो एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी जो कंपनी बनाया है, कोचिंग कंपनी, ठीक है, उसका ऑडिट रिपोर्ट को लेके काफी बवाल मचा हुआ है। माना जा रहा है अभी तक जो ऑडिटर का रिपोर्ट है कि ऑडिटर्स आर नॉट हैप्पी विद द बायजूस अकाउंटिंग सिस्टम, और ऐसा माना जा रहा है कि बायजूस शायद किसी तरह का घोटाला करके रखा है, मतलब बहुत सारा हिसाब किताब प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया। सो ऑडिट रिपोर्ट भी प्रॉपर नहीं जनरेट किया गया, मतलब इतना बड़ा कंपनी है कुछ गड़बड़ दिख रहा है। ऐसे बहुत स्कैम होता है, लेकिन अभी बायजूस स्कैम नहीं बोला जा रहा है, बट अभी इसको छानबीन करेगा, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ऑडिटर का रोल प्ले कितना है। तो ऑडिट ऑफ अकाउंट्स के बारे में भी इस पर्टिकुलर पॉइंट में बोल के रखा। इन केसेस वेयर द एसेसी इज अ पर्सन अदर देन ए कंपनी और ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर कोई नॉर्मल पर्सन या कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ के, अब आपके मन में चल रहा होगा सर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है। सर ये भी एक तरह का पर्सन होता है, बट कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपनी नहीं होता, बात को समझें। इसका टैक्स सिस्टम, टैक्स रेट वगैरह अलग होता है, ठीक है। एक रेट चार्ट दूंगा आपको मैं, इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस को कितना टैक्स देना पड़ता है इसका नॉलेज आप लोगों को लेना पड़ेगा सर, ठीक है, वो मैं दे दूंगा बाद में, ठीक है। ये बेसिक्स में ऐसे ही मैं एक नोट देता हूँ, उसमें कोऑपरेटिव का टैक्स रेट वगैरह दिया जाता है, ठीक है, बाद में आपको बताऊंगा अगर नहीं बताया तो अभी तक। कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जांपल कोई मुझे दे सकते हो सर, जो सुनने में कंपनी जैसा है बट कंपनी नहीं है, एक बड़ा एग्जांपल दो। अमूल। थैंक यू सर। अमूल, अमूल दूध पीता है इंडिया, ठीक है, कंपनी जैसे साउंड करता है, बट ये कंपनी नहीं है सर, कोऑपरेटिव वे में चलता है। तो कोऑपरेटिव वे में बिजनेस चलना और कंपनी चलाना में क्या फर्क है, कोई फर्क ज्यादा नहीं है। कोऑपरेटिव का कॉन्सेप्ट वही होता है जैसे कंपनी का भी कॉन्सेप्ट होता है, बट कोऑपरेटिव में ना मतलब हर एक मेंबर का, हर एक जो मेंबर होता है कोऑपरेटिव में वो अपना अपना, जैसे हम लोग कंपनी में देखते हैं शेयर होल्डिंग कॉन्सेप्ट में चल रहा है, बट कोऑपरेटिव के केस में जो कंपनी जैसा स्ट्रिक्ट रूल होता है ना, तो स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता, ठीक है। कभी बताऊंगा आपको, ये सब फाउंडेशन लेवल जो बिजनेस क्लासेस होता है ना, वहां पर मुझे बताने का मौका मिलता है। बट इतना जान लो कि कोऑपरेटिव जो बिजनेस होते हैं उसमें जैसे अमूल का, ठीक है, जैसे अमूल जब बना था तो क्या कॉन्सेप्ट बना था, किसका कितना गाय है, मतलब किसका कितना काऊ है, ठीक है, और किसका काऊ कितना दूध दे सकता है, इसके ऊपर बेस करके एक मेंबरशिप क्रिएट किया गया था, ठीक है। जितना लोगों के पास काऊ है, मतलब जिनका काऊ है और जितना जिसका मिल्क सोसाइटी में, मतलब अमूल के कोऑपरेटिव में जो पहुंचा देगा वो हर कोई अमूल का मेंबर बन जाता है, ठीक है, इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो बैंकिंग सिस्टम, कुछ बैंक भी है कोऑपरेटिव पैटर्न पे चलता है, जैसे अमूल जैसे डेयरी प्रोडक्ट कंपनी जो होता है ना, ये भी कोऑपरेटिव पैटर्न पे चलता है। इसमें सबका ना इक्वल टाइप ऑफ जिम्मेदारी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, ठीक है, और फिर बिजनेस जो भी बनाता है उसमें से एक प्रॉफिट शेयरिंग सभी के अंदर एज पर द कोऑपरेटिव पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूट भी होता है, ठीक है, कभी डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। तो यहाँ पर क्या बोला, इन केसेस वेयर द एसएससी इज अ पर्सन अदर देन ए कंपनी और ए कोऑपरेटिव सोसाइटी, द डिडक्शंस वुड बी अलाउएबल। अगर वो कंपनी नहीं है, in case of where the assessee is a person other than a company or cooperative society, ठीक है, the deduction would be allowable only if the accounts of the assessee for the year in which the expenditure is incurred have been audited by chartered accountant before the date specified in section 44AB। तो 44AB में annual return फाइल करने से पहले, ठीक है, 1 month prior to the due date of furnishing return of income, ठीक है, इनकम रिटर्न एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में रिटर्न इनकम टैक्स से रिटर्न फाइल करने के बारे में बताया गया है। तो रिटर्न फाइल करने से पहले सेक्शन 44AB के तहत अब ऑडिट बना लो, and the RCC has by that date furnished for the first year in which the deduction is claimed, the report of such audit is prescribed form duly signed and verified by the auditor and setting for such other particular as may prescribed, ठीक है।
मतलब ऑडिटर उसका साइन करेगा और वो बोलेगा भी सारा का सारा ठीक सही है कि नहीं, ठीक है, तभी उस प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर को डिडक्ट करने का अलाउबल किया जाता है। इसमें अगर आप देखोगे कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न क्या है, सो नॉर्मली सर अगर कोई कंपनी नहीं है अदर देन ए कंपनी सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट, ठीक है, जिनका टैक्स ऑडिट होता है, नॉर्मल एसएससी के केस में रिटर्न फाइल करने का डेट है 31 अक्टूबर ऑफ द रिलीवेंट असेसमेंट ईयर। जैसे करेंटली जो असेसमेंट ईयर चल रहा है ये 22-23 चल रहा है ना, जो स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2022 से खत्म होगा 31 मार्च 2023 को, ठीक है। अब ये असेसमेंट ईयर का 31 अक्टूबर जो था वो चला गया डेट रिटर्न फाइल करने का बाद, नॉर्मल एसएससी के केस में अदर देन कंपनी। स्पेसिफाइड डेट क्या है, 30 सितंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, ये डेट स्पेसिफाई कर दिया है कि भाई 31 अक्टूबर ड्यू डेट है तो 30 सितंबर के अंदर आपको ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना है। फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 ऑन और बिफोर 31 अक्टूबर 2023, फॉर असेसमेंट ईयर 23-24 ऑन और बिफोर 30 सितंबर 2023, जो मैं करंट यहाँ पर एग्जांपल दिया बेसिकली और कुछ नहीं, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो ये रहा, मतलब प्रिलिमिनरी एक्सपेंस मन मर्जी नहीं चलेगा सर, उसके लिए ऑडिट रिपोर्ट भी सबमिट करने के बारे में बोला है। No other deductions under any provisions of the Act. It has been clarified that in case where a deduction under this section is claimed and allowed for any assessment year in respect of any item or expenditure, the expenditure in respect to which deduction is allowed shall not qualify for deduction under any of the provision of the assessment year. मतलब सिंपल कुछ बात कहा है सर, ठीक है। अब ये सेक्शन 35 DDA में बाद में बात करता हूँ, लेकिन मैं आपको पहले सेक्शन 35 डी क्लियर कर देता हूँ। क्लियर हो गया ना सर, ये सेक्शन 35 डी क्या है, ठीक है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस के बारे में मैंने A to Z आपको बोला, ठीक है। इसके बाद सर, इसके बाद क्या, और कुछ नहीं, बस याद रखो, अब क्वेश्चन जब करूंगा ना बस याद रख के करना है, ठीक है। तो जैसे मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा याद रख के इसका जवाब देना है, क्वेश्चन कभी भी आ सकता है, डोंट वरी। अच्छा, इसके अलावा मैं कुछ और सेक्शंस भी एक बार बता दूं सर, हाँ अभी सेक्शंस पढ़ाने के मूड में हूँ तो बता देते हैं ना। तो 35 DDA देख पा रहे सर आप लोग, जैसे 35 D देखा आप लोगों ने, 35 DDA भी देख लो फिर, इसमें क्या गलती हो गया। 35 DDA ने तो कुछ गलत नहीं किया, इसको जानने में क्या दिक्कत है। तो 35 DDA कहता है कि 1/5 ऑफ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एसएससी एम्प्लॉयर in any previous year in the form of payment to any employee in connection with his voluntary retirement in accordance with the scheme of voluntary retirement shall be allowed as deductions in that previous year and the balance in 4 equal installment in the immediate 4 succeeding previous year. सर क्या बात हो गया, वॉलेंटरी रिटायरमेंट कहाँ से आ गया। हाँ सर, ये वॉलेंटरी रिटायरमेंट कहाँ से टपका रे भाई। सर पहले तो जान लो वॉलेंटरी रिटायरमेंट होता क्या है। ऐसे आप लोग जानते हो क्या वॉलेंटरी रिटायरमेंट क्या होता है, किसी को पता है, बोल सकते हो, नॉलेज हो सकता है किसी को। अपनी इच्छा से रिटायर होना। अपनी इच्छा से रिटायर होना, जैसे ये इस तरह का स्कीम ना आपको बहुत सारे कंपनी के केस में देखने को मिल सकता है। जैसे मानो कि कंपनी में कोई बंदा काम करता है, उसको कुछ मन नहीं कर रहा है जॉब करने का आगे, या फिर रिटायरमेंट का काफी नजदीक में है तो वो पहले ही रिटायरमेंट लेना चाहता है, लेकिन ऐसे केसेस में कंपनी से उसको कुछ क्लेम होता है कि सर मैं इतना दिन जॉब किया, अब मुझे अगला 2 साल कंटिन्यू मैं नहीं करूंगा तो मैं वॉलेंटरी VRS लेना चाहता हूँ। तो बेसिकली जब वो एप्लीकेशन देना पड़ता है, कंपनी अप्रूव करेगा तब जाके होता है। ऐसे नहीं कि मतलब मेरा मन हुआ मैं VRS ले लिया, नॉट लाइक दैट। गवर्नमेंट के केस में ऐसा दिखने को मिलता है, प्राइवेट जॉब में भी बड़े बड़े कंपनीज के केस में ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि एम्प्लॉय इतना दिन तक काम कर रहा है, ठीक है, 20 साल 25 साल 30 साल काम कर रहा है, फिर VRS लेने के बारे में आता है, ठीक है। तो जब कंपनी में कोई VRS के लिए अप्लाई करता है तो कंपनी ना उसको एक लमसम अमाउंट पे करता है। बात को समझे सर, ऐसा नहीं कि ये आप वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन VRS लेने के बाद आपको अपना जिंदगी तो बिताना है सर, खाना पीना, जिंदगी को तो चलाना है। तो उसमें आप जितना दिन तक काम नहीं करोगे, जितना दिन का काम आप नहीं करोगे, तो ऐसा नहीं कि आप काम नहीं करोगे तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। तो उसमें ना जो एम्प्लॉयर होता है वो अपने एम्प्लॉय को एक लम्प सम अमाउंट दे के उसको विदा करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, द सेक्शन अप्लाइज टू एन एसएससी हु हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर इन एनी प्रीवियस ईयर। से फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉयर है, जैसे ये करंटली कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है, जैसे कि ये 22-23 असेसमेंट ईयर है,
और 21-22 प्रीवियस ईयर है। मान लो जो लोग मई जून में एग्जाम दोगे उस टाइम पे आपका प्रीवियस ईयर चलेगा 23-24, सॉरी असेसमेंट ईयर चलेगा 23-24, प्रीवियस हो जाएगा 22-23। ठीक है, जस्ट समझो बात को। तो अगर 23-24 में आप वीआरएस ले रहे हो, मतलब 22-23 में वीआरएस ले रहे हो, तो क्या बोल रहे हैं, इन एनी प्रीवियस ईयर इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट टू एनी एम्प्लॉय इन कनेक्शन विद हिज वॉलंटरी रिटायरमेंट। मतलब 22-23 में अगर कोई एम्प्लॉयर अपने ही एम्प्लॉय को वीआरएस देता है और उसके लिए खर्चा करता है, तो नॉर्मली जब एक एम्प्लॉय काम करता है, एम्प्लॉयर उसको क्या प्रोवाइड करते हैं, सैलरी देता है ना। नॉर्मल केस में एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एवरी मंथ क्या देता है, सैलरी देता है, और सैलरी इज एन वैलिड एक्सपेंस इन बिजनेस। नाउ क्वेश्चन इज दैट अब जब किसी को लमसम में वीआरएस का खर्चा कोई एम्प्लॉयर करता है, तो क्या ये पूरा का पूरा खर्चा वो एक ही बार में माइनस करके शो कर सकता है? ठीक है, और ये बात भी देखो सर, वीआरएस स्कीम के तहत होना पड़ेगा। ठीक है, द अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या है, द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउएबल इज 1/5 ऑफ द अमाउंट पेड। जितना अमाउंट पे करेगा उसका 1/5 फॉर दैट प्रीवियस ईयर, मतलब जिस प्रीवियस ईयर में रिटायरमेंट दे रहे हैं, वीआरएस का अमाउंट दे रहे हैं। ठीक है, एंड बाकी जो बैलेंस अमाउंट है, मतलब 5 लाख होगा तो 5 लाख का 1/5 जितना होता है वो, अगर मानो 22-23 में स्कीम चालू हुआ है तो 22-23 के हिसाब से 23-24 में आप 1 लाख शो करना, और बाकी 4 लाख बाकी नेक्स्ट 4 इमीडिएट सक्सीडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब 23-24 के बाद सिमिलर 24-25, 25-26, ऐसा अगला 4 साल में आप उसको धीरे धीरे अमोर्टाइज करते हैं। ठीक है, क्या होता है ना, कंपनी में से बड़े बड़े खर्चा होता है सर, अचानक अचानक कंपनी ऐसा बड़ा खर्चा कर देता है, पूरा बड़ा खर्चा को ना कंपनी एक ही बार में अपने पीएल में डिडक्ट नहीं कर सकता, तो उसको धीरे धीरे अलाउ करता है। तो वही बात यहाँ पर कर रहा है, amortization ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट 6, जिसके बारे में सेक्शन 35 DDA। ठीक है, सेक्शन 35 DDA याद रखिएगा सर। No deduction under any provision of the act, no deduction shall be allowed in respect of the above expenditure under any other provision of the act। मतलब ठीक है, इस तरह का और भी कोई एक्सपेंडिचर आपको अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, अदर डिडक्शंस में क्या है, सेक्शन 36, ये भी थोड़ा देख लेते हैं सर। बच्चा आज के आप पढ़ाते ही जाओगे, क्वेश्चन नहीं कराओगे, देखते हैं सर, क्वेश्चंस भी कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे। देखो, the section authorize deductions of certain specific expenses. The items are expenditure and the conditions under which such expenditures are deductible are, जैसे कि insurance premium paid, section 36 subsection 1 clause 1। insurance premium paid मतलब क्या है सर, इंश्योरेंस प्रीमियम कोई एम्प्लॉयर पे करता है। इंश्योरेंस पॉलिसी हैज बीन टेकन आउट अगेंस्ट रिस्क, डैमेज, डिस्ट्रक्शन आउट ऑफ द स्टॉक और स्टोर्स ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशंस। The premium paid is deductible, but the premium in respect of any insurance undertaken for any other purpose is not allowable. सिर्फ मतलब बात समझो सर, अगर कोई स्टॉक के अगेंस्ट में, किसी की तरह का स्टॉक डैमेज के अगेंस्ट में कोई प्रीमियम स्टोर में कोई बिजनेसमैन अगर उसका प्रीमियम लेता है, मतलब आपका गोडाउन है, गोडाउन के सामान है, ठीक है, गोडाउन में गुड्स हैं, आपको डर है कि आग लग सकता है। जैसे बड़ा बाजार का अगर मैं बात करूं, वहां पर आग लगने का बड़ा डेंजर चांसेस रहता है ना सर। कोलकाता में जो बड़ा बाजार एरिया है, ऐसे बहुत बार आग लग चुका है बहुत सारे एरिया में। ठीक है, नंदरा मार्केट का आग उसमें से सबसे मतलब रिसेंट डेट में सबसे भयंकर घटना में से एक है। जानते हो ना सर आप लोग नंदरा मार्केट? हाँ, ये आपका पड़ता है, क्या रास्ता का नाम है, फ्लाईओवर जो हावड़ा ब्रिज से निकल के डालहौजी की तरफ जाता है। ठीक है, उसी फ्लाईओवर के साइड में आपको नंदरा मार्केट दिखाई देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है सर, कॉन्सेप्ट इज दैट, मतलब जिस एरिया में ये सब डर होता है ना, उसका प्रीमियम इंश्योरेंस का क्या रहता है और उसमें प्रीमियम भरा जाता है। ठीक है, तो बोल रहे हैं सर कि प्रीमियम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंश्योरेंस अंडरटेकन फॉर एनी अदर पर्पस इज नॉट अलाउबल, बट अगर वो बिजनेस पर्पस में स्टॉक इंश्योरेंस के लिए किया गया खर्चा है, ठीक है, तो वो अलाउ करेगा बिजनेसमैन के लिए। हाँ भाई, ये मेरा बिजनेस का इंश्योरेंस है, बट दूसरा किसी पर्पस का इंश्योरेंस इज नॉट अलाउड। प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एम्प्लॉइज, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1B। ये था क्लॉज 1। क्लॉज 1B क्या कहता है, अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस अपने एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉयर करता है तो क्या वो खर्चा माइनस कर सकता है? The clause seeks to allow deductions to an employee in respect of premium paid by him by any mode of payment other than cash। कैश में पेमेंट करेगा तो नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है
और टू कीप इन फोर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ द हेल्थ ऑफ हिज एम्प्लॉइज इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम फ्रेम बाय। अच्छा, ये जो मतलब इंश्योरेंस का स्कीम है, तो इंश्योरेंस स्कीम कौन फ्रेम किया हुआ है? मतलब देखो सर, आजकल तो सर कितना सारा मतलब इंश्योरेंस स्कीम है, मतलब जिस स्कीम का बहुत सारा मतलब निकल सकता है, बट यहाँ पर वही स्कीम को यहाँ पर अवेलेबल किया गया है, मतलब अप्रूव किया गया है, जो स्कीम जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर इंश्योरर अप्रूव्ड बाय IRDA। मतलब इंडिया में जो इंश्योरेंस बिजनेस को चलाने के हेल्प करता, मतलब रेगुलेशंस करता है IRDA। जैसे सेबी है ना, जो कंपनी चलाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी का कौन हेड है? इंश्योरेंस कंपनी का जो रेगुलेशन है वो IRDA बनाते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, मतलब IRDA के मुताबिक अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन जो है, या फिर जो GICI जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इन लोगों के हिसाब से जो स्कीम फ्रेम हुआ है, उसके हिसाब से अगर कोई एम्प्लॉयर कोई एम्प्लॉय के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बना के रखता है, तो उस इंश्योरेंस प्रीमियम को भी डिडक्शन के तौर पे लिखा जा सकता है। ठीक है सर, लेकिन प्रूव करना पड़ेगा कि भाई ये एम्प्लॉय की हेल्थ स्कीम के लिए है और अप्रूव्ड है। सर बोनस एंड कमीशन के बारे में भी बोला है 36 में। सर आज इतना पूरा एकदम प्रोविजंस बताने का पूरा मूड में, तो सुनते जाओ प्रोविजन सर, क्योंकि ना अब एक बार क्वेश्चंस करना चालू कर देंगे तो कई सारे पॉइंट थोड़ा छूट जाता है, कभी कभी स्किप हो जाता है। तो जब क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे सर, उस पर क्या, ठीक है, लेकिन प्रोविजंस बढ़ा देता हूँ सर, जानकारी ले लो। अच्छा, कोई बोलता है सर कौन सा प्रोविजंस इसमें से इंपॉर्टेंट है? सर ऐसा सवाल ना ही करे तो अच्छा, क्योंकि एक बड़ा सा क्वेश्चन में एक बड़ा सा क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी सवाल कर सकता है। मतलब जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस ही पूछे, हो सकता है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस पूछ लिया, ये भी हो सकता है कि आपको बोनस कमीशन पूछ लिया। ठीक है, तो मोटा मोटी आपको सारा चीज का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, जैसे स्टोरी किताब पढ़ते हो ना, वैसे स्टोरी किताब की तरह पढ़ते जाओ, समझते जाओ। ठीक है, फिर देखना ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा पढ़ो कि सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाए। सबकॉन्शियस माइंड समझते हो ना? सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा ऐसा माइंड का, ब्रेन के अंदर एक ऐसा सिस्टम है, मतलब जब आप सोचने के लिए सोचते भी नहीं हो, फिर भी कहीं से सोच के सामने आ जाता है। मतलब वो कैसे आता है भगवान को भी नहीं पता। ठीक है, भगवान को जरूर पता होगा, लेकिन जस्ट एग्जाम्पल था। So these are deductible in full provided the sum paid to the employees as bonus or commission shall not be payable to them as profits or dividends if it had not been paid as bonus or commission। सर ये क्या है? सर बोनस कमीशन के लिए एक कॉन्सेप्ट है जो नॉर्मली मुझे कहाँ ज्यादा बोलने का मौका मिलता है जानते हो? ये मैं नॉर्मली इंडस्ट्रियल लॉ का क्लास लेता हूँ। ठीक है, इंडस्ट्रियल लॉ लेवल नॉर्मली ये CS वाले को एग्जीक्यूटिव लेवल में पढ़ना पड़ता है, CM वाले को भी इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ना पड़ता है, और CA वाले को फाइनल लेवल में पढ़ना। ठीक है, सो जब आप लोग लेबर लॉ या इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि बोनस कमीशन का पूरा मुद्दा क्या है। बट अभी तो मैं आपको डिटेल्स लॉ में नहीं जा सकता, बट इतना मैं आपको जरूर बोलूंगा कि कंपनी में काम करने से बोनस का पूरा राइट आता है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड काम करने से बोनस का राइट सबको है। So these are deductible in full provided the sum paid to employees as bonus or commission shall not be payable to them as profits or dividends। मतलब ना आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट या डिविडेंड को बोनस के नाम से नहीं चला सकते। सर क्या कंपनी कभी ऐसा करता है क्या? सर कई बार बिजनेस ऐसा करता है कि अपने प्रॉफिट और डिविडेंड देके बोलेगा वो बोनस दिया ताकि वो डिडक्ट कर पाए। ठीक है, तो इफ इट हैड नॉट बीन पेड एज बोनस और कमीशन, ठीक है, it is provisions intended to safeguard against a private company or an association escaping tax by distributing a part of its profit by way of bonus। मतलब जानबूझ के अपना प्रॉफिट का पार्ट लोगों को देके टैक्स चोरी करना चाहता है। डाला समझो सर? मानो इसको समझाने के लिए क्या तरीका अपनाया जा सकता है? तो कंपनी क्या करता है, अपने प्रॉफिट, मानो कि ऐसे तो बोनस देना पड़ता है नॉर्मली, लेकिन बोनस देने का कॉन्सेप्ट अलग है। ठीक है, बोनस देने का कॉन्सेप्ट है, मानो कि कंपनी ने 10 लाख का प्रॉफिट किया। अब कंपनी चाहता है कि भाई 10 लाख का प्रॉफिट में कंपनी को अगर 30% टैक्स देना पड़े, ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल, तो 10 लाख पे 30%, नॉर्मली कंपनी का फ्लैट रेट ऑफ टैक्स चलता है 20%, 25%, 30%। ठीक है, तो 10 लाख का 30% हो जाता है आपका 3 लाख। अब हमें 3 लाख का टैक्स नहीं देना है, तो हम क्या कर देंगे कि प्रॉफिट को धीरे धीरे घटा देंगे और प्रॉफिट को बोनस इशू करके दिखा देंगे।
तो क्या कहता है कि आप प्रॉफिट को बोनस इशू नहीं दिखा सकते, क्योंकि बोनस बोनस जो होता है वो बोनस होता है, ठीक है, और बोनस का कॉन्सेप्ट अलग होता है, वो कंपनी अपने प्रॉफिट से नहीं देता। सिंपल बात है, प्रॉफिट को कम करके बोनस नहीं दे सकते, ठीक है। तो वो क्या कर देता है, amongst the member and employees of their own concern instead of distributing the money as dividend or profit, ठीक है। मतलब जिसको आपको डिविडेंड या प्रॉफिट दे देना था, उसके बदले आप उसको बोनस दिखा रहे हो और फिर उसका रिडक्शन टैक्स में ले रहे हो, जो बेसिकली टैक्स को बचाने के लिए है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर क्लियरली बता दिया कि बोनस कमीशन आप बिल्कुल ले सकते हो as per 36 subsection 1 clause 2. These are deductible in full provided the sum paid to employees as bonus and commissions shall not be provided them as profits or dividends if it had not been paid as bonus or commissions, ठीक है। ये बेसिकली कंपनी intended to safeguard against a private company or an association escaping tax by distributing part of its profits by a bonus. मतलब प्रॉफिट को कम करके बोनस दिखा के अपना टैक्स को कम करने का इरादा से होता है, ठीक है। सर इसके अलावा और एक पॉइंट देख लो सेक्शन 36 का, 36 सबसेक्शन 1 क्लास 3 इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। सर ये क्या है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल? सर हम लोग जब, सर समझ में आ रहा है, पहले तो ये बताओ, मैं तो बोले जा रहा हूँ लेकिन क्या आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो? क्योंकि यार थोड़ा मैं प्रोविजंस पे ध्यान ज्यादा दे रहा हूँ, लेकिन क्या आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो, मुझे इतना बताइएगा सर। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो सर जी, बोलिए, आप लोग कुछ बोलोगे नहीं क्या? सर थोड़ा धीरे बोलिए। थोड़ा धीरे बोलेंगे? कितना धीरे बोलेंगे? अच्छा चल धीरे बोलते हैं। क्या किसी को समझ में नहीं आ रहा है? अरे हम लोग एडमिसिबल डिडक्शन लास्ट क्लास किए थे ना आप लोग, हम लोग एडमिसिबल डिडक्शंस पे बात कर रहे हैं। मतलब कौन सा खर्चा एक बिजनेस माइनस कर सकता है, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। जिसमें हम लोग, जैसे कि हम लोग सेक्शन 30 पढ़े थे, ठीक है, ठीक जैसे हम लोग सेक्शन 31 पढ़े थे, 32 पढ़े थे, ठीक है, 35 पढ़ लिए, फिर 35 एडी पढ़ लिया लास्ट दिन, ठीक है, 35 एडी पढ़ लिया लास्ट दिन। फिर आज हम लोगों ने स्टार्टिंग में 35 डी पढ़ा, ठीक है, 35 डी पढ़ा, फिर 35 डीडीए के बारे में बोला मैं आपको, ठीक है। उसके बाद मैं 36 में थोड़ा कंटिन्यू कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। मतलब ये वेराइटीज ऑफ खर्चा है जिसे माइनस करने का मौका आपको मिलेगा, वही चीज मैं आपको थोड़ा डील कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आपको अगर लगातार प्रोविजंस पढ़ने में इतना दिक्कत हो रहा है तो फिर मैं कुछ क्वेश्चंस करा के फिर प्रोविजंस पढ़ा दूंगा, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या बिल्कुल समझ में नहीं आया किसी को? बोलो सर। ठीक है, मैं धीरे बोल लूंगा, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज टेल मी, समझ में नहीं आ रहा है क्या? देखो सर, ना बोलो कम से कम कि सर नहीं। अच्छा ठीक है चलो, आवाज कनेक्टेड है मेरा सर, मेरे साथ आप लोग? यस सर। आप लोग ऐसा मुंह बना लिए जैसे मैंने क्या गलती कर दी है। ठीक है चलो। अरे सर कुछ नहीं, मैं आपको प्रोविजन समझाने का कोशिश कर रहा था, प्रोविजन को रीड करा रहा था, ठीक है, कि मैं बस आपको इतना कोशिश कर रहा था कि भाई कम से कम कुछ प्रोविजन से एक बार रीड करके रख लो, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा आप लोग जवाब दे पाना। ठीक है सर, नहीं बोल देंगे, अभी अभी नहीं बोलेंगे और प्रोविजन। अच्छा कुछ क्वेश्चन करते चलो। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो तो सर, जवाब देना। ये मिस्टर सूरज का क्वेश्चन देखें, मिस्टर सूरज का क्वेश्चन देखो सर। मिस्टर सूरज, कौन है मिस्टर सूरज? सर मिस्टर सूरज एक प्रोपराइटर है, ध्यान से देखो। Commenced operations of the business of a new 3-star hotel in Mumbai, सॉरी मुंबई नहीं, मादुराई। मादुराई को तमिलनाडु साउथ का काशी कहा जाता है। बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में काशी है, बनारस काशी, वैसा ही तमिलनाडु में मादुराई, ठीक है। बहुत सुंदर जगह है, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल, पवित्र, बहुत सारा। तो एक 3-स्टार होटल मादुराई में बना जा रहा है। कब बना जा रहा है?
1/4/2022 को। He incurred capital expenditure of rupees 50 lakh during the period January 2022 to March 2022। कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्चा किया एक्सक्लूसिवली फॉर द अबव बिजनेस, मतलब इसी बिजनेस के पर्पस में, एंड कैपिटलाइज द सेम इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2022। बिजनेस में उसको 1 अप्रैल को कैपिटलाइज भी किया, मतलब बिजनेस में उसको एज ए कैपिटल शो भी किया। सिंपल बात है। फर्दर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 22-23 he incurred capital expenditure of rupees 2 crore, out of which 1.50 crore was for the acquisitions of land। 2 करोड़ का खर्चा किया, उसमें से 1.5 करोड़ लैंड के लिए, exclusively for the above business। Now the question is, compute the income under the head profits and gains of business or professions for the assessment year 23-24, and assuming that he has fulfilled all the conditions specified under section 35 AD, अच्छा 35 AD का है, and opted for claiming deduction under section 35 AD, and he has not claimed any deduction under chapter 6A under heading 6 under heading C deduction in respect of certain income। मतलब किसी और हेड में कोई डिडक्शन नहीं ले रहा है, 35 AD में डिडक्शन कितना क्लेम कर पाएगा? बोलो सर। ये लास्ट दिन का प्रोविजन है, मतलब कल जो प्रोविजन हम लोगों ने पढ़ा था उसी में से है, उसी में से है सर। कल का जो हम लोग प्रोविजन पढ़े थे ना सेक्शन 35 AD का, वही 35 AD का ही प्रोविजन है स्पेसिफाइड बिजनेस का। याद है आप लोगों को? स्पेसिफाइड बिजनेस का कॉन्सेप्ट याद है? होटल के बारे में, होटल के बारे में बात हो रहा था, विश्वजीत बोला कि हाँ सर इसलिए 5-3-2 स्टार से ऊपर होटल बनाने में आपको छूट, मतलब छूट मिलता है, डिडक्शन अवेलेबल होता है इनकम टैक्स में, है ना? तो वही एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया। तो बोलो क्या करें इस क्वेश्चन को, कैसे करें? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी है वो लेस हो जाता है। करो फिर, करके मुझे आंसर बताओ। कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना है वो लेस तो कर देंगे, तो कैसे कैसे क्या एक्सपेंस को लेस करेंगे वो दिखाओ। चलो सर सॉल्व करते हैं। चलो मैं थोड़ा सा स्पीड को स्लो कर दिया। प्रोविजंस पढ़ने के टाइम पे आपको जब मैं प्रोविजन पढ़ाता हूँ ना, थोड़ा स्पीड अप हो जाता हूँ सर, क्योंकि बहुत सारा प्रोविजंस है, 2-3। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि नहीं ठीक है एक साथ इतना प्रोविजन ना बताऊँ, लेकिन फिर सोचता हूँ कि यार कुछ प्रोविजंस थोड़ा बता देते हैं, क्या पता क्वेश्चन करने के टाइम पे काम आ जाए। चलो सर करो, मेरे साथ साथ करो। इलस्ट्रेशन 7, ठीक है। मिस्टर सूरज का क्वेश्चन है, तो इसको करना है कि इसमें देखना है कि भाई इसने, अच्छा पहले देखो तो माधुरई के बिजनेस से प्रॉफिट कितना किया। हेडिंग कर दो सर, कंप्यूटेशन ऑफ 25 लाख। ओके सर, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स, प्रॉफिट्स एंड गेन्स प्रोफेशंस, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ प्रोफेशंस फॉर असेसमेंट ईयर। हमारे क्वेश्चन में असेसमेंट ईयर क्या है 23-24, तो प्रीवियस ईयर क्या है 22-23, ठीक है। सिंपल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, बेसिकली प्रॉफिट को ही हम लोग देखेंगे कितना रिडक्शन मिलेगा। तो पहले प्रॉफिट देख लेते हैं। तो प्रॉफिट फ्रॉम मादुराई के होटल से, प्रॉफिट फ्रॉम, अच्छा ये स्पेसिफाइड बिजनेस है कि नहीं ये मुझे पहले बताओ। हाँ विश्वजीत बोल, स्पेसिफाइड है कि नहीं? यस सर। 3 स्टार होटल बनाना मादुराई में, मादुराई क्यों, इंडिया में किसी भी जगह में बनाओ 3 स्टार होटल, मतलब 2 2 स्टार स्टार और more। अबव, ठीक है, वो स्पेसिफाइड कैटेगरी में ही काउंट होगा। यही यही कंडीशंस हम लोगों ने कल देख लिया था, है ना, सेक्शन 35 AD में। तो प्रॉफिट फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ न्यू होटल इन मदुराई, मदुराई इन तमिलनाडु,
अच्छा यहाँ पर ये भी देख लो ब्रैकेट में, बिफोर प्रोवाइडिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 एडी, मतलब 35 एडी के डिडक्शन देने से पहले। एकदम आपको देखी है सर, कहाँ गया प्रॉफिट का एरिया, प्रॉफिट क्या मेंशन किया कि इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर 50 लाख ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जनवरी इतना, अगर 2 करोड़ में से 1.5 करोड़ लैंड के लिए खर्चा किया, ठीक है, बोलो सर, 2 करोड़ में से 1.5 करोड़ लैंड के लिए खर्चा किया, और आपको यहाँ पर जस्ट डायरेक्टली पूछा है कि कंप्यूट करो इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशंस फॉर द असेसमेंट 23-24, assuming that he has fulfilled all the conditions specified under section 35(a)(d), opted for claiming deduction under section 35(a)(d), और किसी और जगह में किसी भी तरह का डिडक्शंस अवेल नहीं कर रहा है। तो बोलो सर। सर 2 करोड़ में से 1.5 करोड़ लेस हो जाएगा क्योंकि लैंड के लिए किया वो हट जाएगा। जो लैंड के लिए क्या वो नहीं लेंगे क्या? यस सर। इसका और एक पार्ट है क्या? सॉरी मैं ये वाला पार्ट बताने देख रहा हूँ। प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑफ रनिंग हिज होटल, अब इस होटल को रन करा के, ये देख लो सर, इस होटल को रन करा के उसने कितना प्रॉफिट कर लिया? द प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ऑफ रनिंग दिस होटल बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 35(a)(d) 23-24 is 25 लाख। Assume that he also has another existing business of running a 4-star hotel in Coimbatore, ये भी साउथ में है, तमिलनाडु में है, ठीक है, अच्छा शहर। He also has another existing business running a 4-star hotel in Coimbatore, ठीक है, which commenced operations 15 years back, जो बिजनेस 15 साल पहले चालू हुआ, और वहां से प्रॉफिट हुआ इसका 120 लाख का। कब हुआ? असेसमेंट ईयर 23-24। ऑल्सो आपको एज्यूम करने बोल रहा है पेमेंट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर मेड बाय नेट बैंकिंग, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जितना खर्चा हुआ है सर, वो सारे के सारे खर्चा नेट बैंकिंग के जरिए हुआ है, ठीक है, मतलब ऑनलाइन हुआ है, कोई कैश ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। कितना सुंदर बात है, और क्या। अब इंफॉर्मेशन आपको पता चल गया सर कहानी। अब अगर कहानी पता है तो चलो ना इसको पुट करें। तो प्रॉफिट फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस में कितना प्रॉफिट बताया आपने? 25 लाख ना सर? यस सर। 25 लाख पुट कर दी, 25 लाख, यहाँ से लेस क्या हो जाएगा? अब लेस ये करना है डिडक्शन अंडर सेक्शन 35(a)(d), जिसके लिए हम लोग इतना मेहनत कर, डिडक्शन अंडर सेक्शन 35(a)(d). अब इसमें देखो, कैपिटल एक्सपेंसेस incurred during previous year 22-23, प्रीवियस ईयर 22-23 में कैपिटल कितना एक्सपेंस हो रहा है आपका? क्योंकि असेसमेंट ईयर आपका 23-24 है, तो प्रीवियस ईयर आपका 22-23 है, ठीक है। इसमें ये भी लिख दो ब्रैकेट में, एक्सक्लूड क्या करना है? एक्सक्लूड परचेस ऑफ लैंड, है ना सर? जैसे कि आप लोगों को पता है लैंड का खर्चा नहीं लिया जाता है ना, ये इसका मैंने कल लास्ट क्लास में बता के रखा कि कहाँ लैंड बिल्डिंग होता है, कहाँ लैंड का खर्चा नहीं लिया जाता। तो वैसा यहाँ पर लैंड का खर्चा नहीं लिया जाएगा। तो 2 करोड़ का आपने खर्चा किया तो 200 लाख टोटल खर्चा आपका किया है। 200 लाख में से 150 लाख लैंड का है, तो 200 में से 150 लाख अगर लैंड का है तो कितना बचेगा फिर? तो फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर 50 लाख का बचेगा। वेरी गुड सर, ये खर्चा आपको माइनस करने का मौका मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन याद है ना सर? ये देखो, आउट ऑफ 2 करोड़, 2 करोड़ मतलब 200 लाख, 1.50 करोड़ लैंड के लिए है, तो 150 करोड़ इधर हो गया, ठीक है। तो 200 लाख से 150 लाख, ठीक है, माइनस कर दो तो 50 लाख आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, और कुछ खर्चा हुआ है सर? और एक खर्चा यहाँ पर देखो, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 50 लाख ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 22 जनवरी 2022 टू मार्च 2022, ये खर्चा हुआ है ना सर?
और इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज भी किया गया, इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज भी किया गया। तो चले, कैपिटल एक्सपेंसेस incurred prior to 1st April 2022, that is before commencement of business, before commencement of और ब्रैकेट साथ में ये भी लिख दो, एंड उसको कैपिटलाइज भी किया गया, एंड कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स, कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज ऑन 1st of April 2022। तो एकदम ईयर के स्टार्टिंग में उसको कैपिटलाइज भी किया गया। तो ये खर्चा को आप आराम से शो कर देना, ठीक है। तो ये 50 लाख हो गया, वो 50 लाख हो गया, तो उधर का 50 लाख, इधर का 50 लाख, कुल मिला के आपका बन जाता है 100 लाख। हाँ सर 100 लाख। तो मुझे ये बताओ 25 लाख का प्रॉफिट है और 100 लाख का खर्चा है, तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ मदुरई के होटल से? 75 लाख। वेरी गुड सर, ठीक है, समझ में आया सबको। 25 लाख का प्रॉफिट है और इधर 50 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर और इधर 50 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको कैपिटलाइज किया गया, तो अल्टीमेटली 25 से 100 लाख चला जाएगा, ठीक है। तो बचेगा क्या, बचेगा क्या सर? बचेगा 75 लाख, वो भी नेगेटिव में, 75 लाख नेगेटिव में, ठीक है, मतलब लॉस है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? लॉस फ्रॉम दी specified business, loss from the specified business of new hotel in Madurai। अच्छा अब देखना है, तो ये न्यू होटल का लॉस हो गया, पुराना होटल का, कोयम्बटूर वाला होटल का क्या करे? कोयम्बटूर होटल से 120 लाख का, जो 15 साल पहले 15 इयर्स बैक जो होटल आपने बनाया था, वहां से आपको 120 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है। तो कोयम्बटूर होटल का प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट फ्रॉम दी एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑफ रनिंग अ होटल इन कोयम्बटूर, कोयम्बटूर कितना सर? 120 लाख, पॉजिटिव 120 लाख, तो 120 लाख और उधर 75 लाख, क्या हो जाएगा सर? पॉजिटिव की नेगेटिव? सर पॉजिटिव। कितने का? 45 लाख का। इसको क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस आफ्टर सेट ऑफ लॉस of specified business against profit of another specified business। Profit of another specified business under section 73A, याद रखिएगा सर। सर इस बात का ध्यान रखिएगा, लास्ट दिन हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, एडिबल ऑयल और शुगर और क्या था सर? एडिबल ऑयल था, शुगर था, फूड ग्रेन था। उसमें शुगर और फूड ग्रेन स्पेसिफाइड बिजनेस था और एडिबल ऑयल स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं था, इसीलिए एडिबल ऑयल का प्रॉफिट के साथ इधर स्पेसिफाइड बाकी बिजनेस का लॉस एडजस्टमेंट नहीं हुआ था। लेकिन लुक एट दिस करंट एग्जांपल, इसमें 75 लाख का लॉस को हम लोग 120 लाख के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट किए। सर इसको एडजस्ट करने के कारण इस होटलियर का क्या सुविधा हुआ बोलो तो? ये जो होटलियर है
इस होटेलियर का मतलब मिस्टर सूरज, इनका क्या सुविधा हुआ? इनको ऐसे तो 120 लाख का कोयम्बटूर होटल में प्रॉफिट हुआ है, तो हिसाब के अनुसार अगर देखा जाए तो 120 लाख में इनको कोयम्बटूर होटल के प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना चाहिए, है ना? तो नॉर्मली 25% और 30% का जो नॉर्मल रेट होता है, अगर या फिर 25-30% छोड़ो क्योंकि ये इंडिविजुअल प्रॉपराइटर है, जो कंपनी नहीं है, तो फिर इनका जो स्लैब के हिसाब से वो टैक्स देगा, मतलब वही अप टू 2.5 लाख तक नील, ठीक है? अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख के ऊपर जाएगा तो 30%, ठीक है? और फिर अगर 50 लाख 1 करोड़ क्रॉस करेगा तो सरचार्ज भी पेमेंट करे, ठीक है? सर जो लोग बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स का क्लास कर रहे हो आजकल, वहां पर सरचार्ज के ऊपर क्या करना पड़ता है, यू ऑल नो दैट। तो फिलहाल मैं उस पॉइंट पे नहीं जाता, ठीक है? फिलहाल मैं उस पॉइंट पे नहीं जा रहा हूँ कि सरचार्ज का क्या होगा, क्योंकि इसका 120 लाख का प्रॉफिट है। लेकिन बात ये देखो, तो 120 लाख का प्रॉफिट के ऊपर टैक्स हाई होता, लेकिन क्योंकि उसका सिमिलर टाइप ऑफ दूसरा बिजनेस है, मतलब स्पेसिफाइड बिजनेस का दूसरा है जहां पर उसका लॉस हुआ है, तो एक स्पेसिफाइड बिजनेस दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस के साथ एडजस्ट करेगा, बट एक स्पेसिफाइड बिजनेस दूसरे नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस के साथ लॉस को सेट ऑफ नहीं करेगा, जो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, और आज इसको देख लिए कि भाई कैसे सेट ऑफ हो। इसीलिए 120 लाख की जगह आपका प्रॉफिट का अमाउंट क्या 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 है सर? 45 लाख का है। बोलो सर, ये है बातें सर, समझ में आया कि नहीं आया? मतलब सर 45 लाख पर टैक्स दिलाएगा? यस सर, एकदम 45 लाख पे टैक्स देगा, 120 लाख पे नहीं, क्योंकि उसके सिमिलर स्पेसिफाइड बिजनेस पे लॉस है, ठीक है? सिमिलर बिजनेस पे लॉस है, मतलब सिमिलर मतलब स्पेसिफाइड, हाँ, सेक्शन 3580 के तहत स्पेसिफाइड के साथ स्पेसिफाइड को ही एडजस्ट किया जा सकता है। मतलब एक स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस, मतलब कोयम्बटूर वाला होटल का प्रॉफिट के साथ हम लोग मादुराई वाला होटल को एडजस्ट कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि दोनों ही होटल है, वो भी 5 स्टार होटल है, और दोनों ही सॉरी मोर देन 2 स्टार होटल है, और दोनों ही स्पेसिफाइड कैटेगरी में काउंट होता है। दैट इज द रीजन। अगर इसमें से कोई भी एक बिजनेस स्पेसिफाइड नॉन स्पेसिफाइड अलग अलग होता, तो फिर ये जो 120 लाख के साथ जो एडजस्टमेंट हुआ ना, ये एडजस्टमेंट बिल्कुल ना होता, ये एडजस्टमेंट बिल्कुल ना होता। समझ में आया सर? सेक्शन पढ़ने का यही फायदा है, ये जो मैं आपको सेक्शंस पढ़ाता रहता हूँ, ठीक है, ये सेक्शन पढ़ने के पीछे और कोई इरादा नहीं होता। सेक्शन के पीछे छुपा हुआ जो प्रोविजंस होता है ना, जिसके ऊपर बेस करके ये नियम लागू करना पड़ता है। मतलब नॉर्मली कोई बोलेगा सर इसका लॉस के साथ इसका प्रॉफिट को एडजस्ट कर ही दो तो ना, लेकिन सर जरूरी नहीं है कि हर चीज में एडजस्ट हो, हर चीज में सेट ऑफ हो। वो डिपेंड करता है कि भाई कौन सा बिजनेस है, क्या बिजनेस है, उस पर डिपेंड करता है कि भाई सेट ऑफ करे कि ना करे, ठीक है? चलो और एक क्वेश्चन करते हैं, और एक क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो सर। मिस्टर अर्नब इज अ proprietor having 2 units. Unit A carries on specified business of setting up and operating warehousing facility for storage of sugar. For storage of sugar, ठीक है? Unit B carries on non-specified business for business of operating warehousing facility for storage of edible oil. So again edible oil और sugar के बीच में लड़ाई चलेगा। यूनिट ए अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2021 को, and it is claimed deductions of ₹100 lakhs incurred on purchase of 2 buildings of ₹50 lakh each. Point to be noted sir. यूनिट ए अपना बिजनेस कमेंस किया है 1 अप्रैल 2021 को, and it claimed deduction of ₹100 lakhs incurred on purchase of 2 buildings of ₹50 lakh each, मतलब एक बिल्डिंग का 50 लाख तक, for operating a warehousing facility for storage of sugar under section 35 AD for assessment year 22-23. However, in February 2023, Unit A transferred one of its building to Unit B. Examine the tax implication of such transfer in the hands of Mr. Arun. इतना बोला।
बोलो क्या करें? क्या किया जाए? समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? पहले मुझे ये बता दो सर। क्वेश्चन पढ़ के समझ में आया? 35 AD का ही क्वेश्चन है सर, लेकिन थोड़ा सा एडजस्टमेंट है यहाँ पर जो हम लोग पहले नहीं किए। एक काम करें सर, इसका भी सोल्यूशन स्टार्ट करें मेरे साथ साथ। सबसे पहले तो आप एक चीज देखो, इसमें दो चीज हुआ है सर। एक लास्ट में एक कॉन्सेप्ट हुआ है सर, यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है, यूनिट ट्रांसफर वन ऑफ इस बिल्डिंग टू यूनिट बी, ठीक है। और दूसरा बात कि ये जो कैपिटल एसेट जो है, इसमें जो 100 लाख क्लेम किया जा रहा है, ठीक है, 50 लाख ईच बिल्डिंग का, तो क्या क्या ये क्लेम जस्टिफाइबल है? ये थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। और साथ में डिप्रिसिएशन भी यहाँ पर चार्ज अगर नहीं है तो वो चार्ज करना पड़ेगा। तो एक काम करें, चलो मेरे साथ करो सर। सिंस द कैपिटल एसेट, थोड़ा लिखिए तो समझ में भी आ जाएगा, इन रेस्पेक्ट ऑफ विच डिडक्शन ऑफ रुपीज 50 lakh was claimed अंडर सेक्शन 35 AD। ये जो 50 लाख क्लेम कर रहे हैं ना 35 AD के तहत, has been transferred by unit A carrying on specified business to unit B carrying on नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस। यही तो मजा है, दो बिजनेस के बीच में एसेट ट्रांसफर हो रहा है, बट एक स्पेसिफाइड है तो दूसरा नॉन स्पेसिफाइड है। हाँ सर, एक स्पेसिफाइड है तो दूसरा नॉन स्पेसिफाइड है। सर बोल सकते हो इसमें से कौन सा स्पेसिफाइड है और कौन सा नॉन स्पेसिफाइड है इन आवर करेंट क्वेश्चन? बोलो सर। सर ए यूनिट स्पेसिफाइड है और बी नॉन स्पेसिफाइड है। मतलब जो शुगर के लिए स्टोरेज है वो स्पेसिफाइड है ना, और जो एडिबल ऑयल के लिए है वो नॉन स्पेसिफाइड, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग ये कहाँ से पढ़ के आए, हम लोग लास्ट दिन जो 35 AD का डिस्कशन किए वहीं पर पढ़ के आए। मनगढ़ंत थोड़ी बात कर रहे हैं सर, मनगढ़ंत बात नहीं चल रहा है। तब आगे देखें। तो एक स्पेसिफाइड बिजनेस एक नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस को कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहा है, कब कर रहा है? इन दी प्रीवियस ईयर 22-23, ठीक है। तो इसमें एक स्पेशल पॉइंट आएगा सर, एक डीमिंग प्रोविजन। ये मैंने शायद पहले बताया नहीं। डीमिंग प्रोविजन मतलब डीमिंग मतलब क्या? मान लेना डीमिंग प्रोविजन अंडर सेक्शन 35 AD सबसेक्शन 7B इज एट्रैक्टेड। समझाता हूं क्या हुआ है, पहले लिख लो तो अल्टीमेटली सेक्शंस भी हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ड्यूरिंग असेसमेंट ईयर 23-24, इसमें आप थोड़ा सा ये करें, डिडक्शंस अलाउड कितना हो जाए? डिडक्शंस अलाउड अंडर सेक्शन 35 AD और असेसमेंट ईयर
22-23, ठीक है, 22-23 50 लाख है ना। फिर इसमें डिप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, 22-23 का जो कैपिटल एसेट है, इसमें डिप्रिसिएशन इसके बारे में बोला नहीं है, लेकिन ये आपको अप्लाई करना पड़ेगा सर। क्यों? 10%। क्योंकि पूरा साल भर का जो डिप्रिसिएशन है वो तो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा ना। अब ये जो बिल्डिंग वगैरह में 10% का, वेयर हाउस वगैरह में 10% का डिप्रिसिएशन, ठीक है, तो इसमें आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा के रखा ब्लॉक ऑफ एसेट में, डिप्रिसिएशन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में। तो डिप्रिसिएशन अलाउबल अंडर सेक्शन 32 फॉर एवाई मतलब असेसमेंट ईयर 22-23 कितना चार्ज हो जाएगा, 50 लाख पे 10%, कितना हो जाता है, 5 लाख। तो 50 में से 5 चला गया तो बचा क्या, 45 लाख। इसको हम लोग बोलेंगे, यही एक्चुअली डीमिंग प्रोविजंस है, डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 35। इस पे टैक्स लगेगा? इसमें इसमें बाबू बोल, ये 45 लाख में? हाँ मतलब ये इनकम हो गया, ऑब्वियसली डीम्ड इनकम है, अब 45 लाख पे टैक्स बिल्कुल लगेगा, ठीक है। यही तो मेरे को इनकम कैलकुलेट करने के लिए पूछा है। तो लेकिन ये तो हम अपने यूनिट में ट्रांसफर किए, फिर भी लगेगा? हाँ ऑब्वियसली, थोड़ा रुक जा, कंप्लीट करने दे फिर मैं समझाता हूँ। यही डीमिंग प्रोविजंस है, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट ऐड कर, मिस्टर अर्नब however by virtue of proviso to explanation तो सेक्शन 43 सबसेक्शन 1 कैन क्लेम, मतलब इसके हिसाब से 43 सबसेक्शन 1 में अभी पढ़ा है नहीं अभी तक, इसलिए मैं कभी कभी कुछ पॉइंट पढ़ा देता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे आगे पढ़ा दूंगा सर। 43 सबसेक्शन 1 कैन क्लेम डिप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 on the building in unit B for assessment year 23-24 for the purpose of claiming depreciation on building in unit B, ठीक है, for the purpose of claiming depreciation on building in unit B। unit B मतलब कौन सा है, unit B मतलब स्पेसिफाइड की नॉन स्पेसिफाइड, यूनिट बी मतलब नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस, ठीक है, जिसमें एडिबल ऑयल का वेयर हाउस मेंटेन होगा। अब यूनिट बी, इसका भी डिप्रिसिएशन कर लेते हैं। अच्छा, इस बिल्डिंग का भी खर्चा कितना है, यूनिट बी का खर्चा कितना है, दोनों बिल्डिंग को कितने में लिया था सर, 100 लाख इनकर्ड ऑन परचेस ऑफ 2 बिल्डिंग्स फॉर 50 लाख ईच, ठीक है। एक में शुगर रख रहा है, एक में एडिबल ऑयल रख रहा है, मतलब ये भी 50 लाख का ही है। तो एक्चुअल कॉस्ट टू एसएससी, तो एसएससी के लिए कितना खर्चा पड़ा, 50 लाख का। इसमें से अगेन डिप्रिसिएशन allowable अंडर सेक्शन 32 10% ऑफ 50 लाख, ये भी हो जाएगा 5 लाख। तो 50 में से 5 चला गया तो कितना बचा, अगेन ये भी 45 लाख। इसको क्या बोलेंगे, एक्चुअल कॉस्ट
in the hands of Mr. Arnav in respect of unit, in respect of building in unit B. यूनिट बी सर दोनों का ही तो 45 लाख करके आया सर। एक में डीम्ड इनकम माना गया, ठीक है, एक में डीम्ड इनकम माना गया जिसमें 50 लाख जो है ना उसमें आपको डिडक्शन अलाउ करेगा 35AD के तहत, ठीक है, लेकिन इसमें आपको डिडक्शन नहीं अलाउ किया जाएगा। बात को समझे सर, ठीक है, बात को समझे। डीम्ड इनकम में से डेप्रिसिएशन को हटा के जो आपका बिजनेस था, देखो सर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखो, ये पूरा प्रोविजंस बेस्ड एक क्वेश्चन था। मिस्टर अर्नब जो प्रोप्राइटर था इसने 2 यूनिट लिया था। यूनिट ए में ये क्या कैरी कर रहा था? यूनिट ए में कैरी कर रहा था स्पेसिफाइड बिजनेस सेटिंग एंड ऑपरेटिंग वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर। यूनिट बी में क्या कैरी कर रहा था? एडिबल ऑयल, बट जो नॉन स्पेसिफाइड है। अब यूनिट ए कमेंस किया ऑपरेशन 1 अप्रैल 2021 को एंड डिप्रिसिएशन डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं 100 लाख का, ठीक है, बट यहाँ पर बात ये सर इंकर्ड ऑन परचेज ऑफ 2 बिल्डिंग्स ऑफ फॉर 50 लाख, तो वो दोनों बिल्डिंग में क्लेम कर रहा है 50 लाख ईच करके फॉर ऑपरेटिंग ए वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर, ठीक है, अंडर सेक्शन 35AD फॉर असेसमेंट ईयर 22। हाउएवर इन फरवरी 2023 यूनिट ए ट्रांसफर्ड वन ऑफ इट्स बिल्डिंग टू यूनिट बी। आपको बस इतना पूछा एग्जामिन द टैक्स इंप्लीकेशंस ऑफ सच ट्रांसफर इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर अर्नब, मतलब मिस्टर अर्नब के हाथ में इसका टैक्स इंप्लीकेशंस क्या होने वाला है, ठीक है, बस इतना सा सवाल था। अभी सवाल में हम लोगों ने जो जवाब देने का कोशिश किया वो जवाब क्या था? ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ सर। सबसे पहले तो आपने कैपिटल, क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल ट्रांसफर हुआ, ठीक है, कैपिटल एसेट, तो कैपिटल नहीं इसको कैपिटल एसेट बोलो सर। कैपिटल एसेट in respect of which deduction of 50 lakh was claimed under section 35AD has been transferred by unit A carrying on specified business to unit B carrying on non-specified business in the previous year 22 things। अगर ऐसा होता है तो डीमिंग प्रोविजन अप्लाई हो जाता है कि अगर आप अपना एक स्पेसिफाइड बिजनेस का एसेट को नॉन स्पेसिफाइड में ट्रांसफर करते हो तो आपका डीमिंग प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा, दैट इज 35AD सबसेक्शन 7B। और वो भी कब कर रहे हो? 23-24 में कर रहे हो, और हम लोगों का हिसाब भी 23-24 का ही हो रहा है, मतलब असेसमेंट है 23-24 मींस प्रीवियस ईयर 22-23, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को क्या कैलकुलेशन करना पड़ा फिर? अब डीमिंग प्रोविजंस क्या बताता है? सेक्शन 35AD में डीमिंग प्रोविजंस क्या बताता है? डिडक्शंस अलाउ नॉर्मली कितना है 35AD के तहत 22-23 में, असेसमेंट ईयर 22-23, ध्यान से देखिएगा सर, असेसमेंट ईयर 22-23 और हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं प्रीवियस ईयर 22-23, ठीक है। तो असेसमेंट ईयर 22-23 में उसको एक्चुअली 50 लाख मिलना था, बट डेप्रिसिएशन अलाउबल करके डेप्रिसिएशन जो 22-23 का अलाउ हुआ वो 5 लाख का है, और वो ऐसे ट्रांसफर हो चुका है। कब ट्रांसफर हुआ है? ध्यान से देखें, यूनिट ए कमेंस किया था 1/4/2021 को, मतलब ये प्रीवियस ईयर क्या है? प्रीवियस ईयर 21-22 है, तो असेसमेंट ईयर क्या है? 22-23 का बात चल रहा था, लेकिन इसको बाद में ट्रांसफर किया गया, दैट इज असेसमेंट ईयर 22-23 में, ठीक है, अंडर सेक्शन 35AD फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। हाउएवर इन फरवरी 2023, तो फरवरी 2023 मतलब ये कौन सा असेसमेंट ईयर हो जाएगा सर? फरवरी 2023 कौन सा असेसमेंट ईयर हो जाएगा? बोलो सर 22-23, ठीक है। तो फरवरी 2022-23 में यूनिट ए ट्रांसफर्ड वन ऑफ इट्स बिल्डिंग टू यूनिट बी। तो जब कोई नॉन स्पेसिफाइड, मतलब सॉरी यूनिट ए मतलब स्पेसिफाइड बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस अपना बिल्डिंग ट्रांसफर कर रहा है नॉन स्पेसिफाइड को, तो ऐसे केसेस में डीमिंग प्रोविजन सामने आता है, और जब डीमिंग प्रोविजन सामने आ जाता है तब हमें सिंपल डिप्रिसिएशन जो भी है क्लेम करना है, ठीक है। अब डिप्रिसिएशन क्लेम कर, क्योंकि डिप्रिसिएशन इसलिए क्या क्लेम कर रहे हैं बिकॉज हम लोग नॉर्मल डिडक्शंस उसमें अवेलेबल नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली ये जो आप क्लेम कर रहे थे 50 लाख, वो 50 लाख क्लेम आपका
उसमें से 5 लाख आपका डिप्रिसिएशन अलाउ हो जाएगा और अल्टीमेटली आपका डीम्ड इनकम 35 एडी में सबसेक्शन 7 में 45 लाख आ जाएगा, क्योंकि वो ट्रांसफर हो जा रहा है। और दूसरा जो ऑलरेडी जो हम लोगों का नॉन स्पेसिफाइड में था वो तो हमारा 50 लाख तो था ही, 50 लाख में से आप 5 लाख माइनस करो 45 लाख। द एक्चुअल कॉस्ट इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर अर्नब विद रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग इन यूनिट बी इज, तो ये बस ट्रांसफर हो गया ना, इसीलिए इसका बस थोड़ा हम लोग को इस तरह से दिखाना पड़ा और कुछ नहीं। अगर ट्रांसफर ना होता तो फिर वो क्लेम हो जाता। बोलो सर। समझ में आया कि नहीं है? ये 35 एडी का ही एक थोड़ा सा एडवांस टाइप ऑफ क्वेश्चन है। बोलो सर। समझ में आया कि नहीं? मैं आपको प्रोविजंस दिखा रहा हूँ कि कहाँ पर इसका डिटेल्स प्रोविजंस आपको मिल जाएगा। सेक्शन 35 एडी 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 आप लोग घर पे एक बार आराम से बैठे सोचे ना, आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली वो ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर वो तो नॉन स्पेसिफाइड में स्पेसिफाइड से नॉन स्पेसिफाइड में ट्रांसफर हो गया ना, तो आपका डिडक्शंस ऑलरेडी डीम्ड इनकम में कैलकुलेट हो जाएगा। बस इसीलिए दोनों केस में आपका 45 लाख करके इनकम दिख रहा है। सर यस ठीक सर। ठीक है सर, फिर भी आप हो सके ना एक बार 35 एडी को क्लियरली पढ़ोगे ना, आपको अगर जो भी मोटा मोटी आपको लग रहा है कि सर ये प्रोविजंस एक बार देखना चाहिए, आप एक बार फिर से 35 एडी को गो थ्रू करें, ठीक है, और क्लैरिटी आ जाए। अच्छा, और एक क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन देखो एक बार। X Limited contributes 20% of the basic salary to the account of each employee under a pension scheme referred in section 80CCD. The earnest allowance दिया उसमें 40% of the basic salary and it forms part of the pay of the employee. Compute the amount of deduction allowable under section 36 subsection 1 clause 4A if the basic salary of the employee aggregate to 10 lakh would disallowance under section 40A subsection 9 be attracted and if so to what extent. सर इसको करने के लिए ना प्रोविजन पढ़ना, नहीं तो ना ये कर तो दूंगा लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इसीलिए मैं प्रोविजन पढ़ा रहा था। ये 36 का, जैसे ये वाला कौन सा सेक्शन का सवाल है, 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4A और उसके साथ 40A सबसेक्शन 9, ठीक है, ये दोनों सेक्शंस को मिला के ये सवाल है सर, ये दोनों सेक्शंस को मिला के ये सवाल है। तो इसके लिए आपको ये दोनों सेक्शंस को पढ़ना है, ठीक है, 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4A, ठीक है, और अलोंग विद दैट ये जो सेक्शन 40 का एरिया है ना, सेक्शन 40 क्या बताते जानते हो, अमाउंट्स नॉट डिडक्टेबल के बारे में बताते हैं। सेक्शन 40 इतना 37 तक, सेक्शन 30 से 37 तक का जो पूरा एरिया है वो अमाउंट्स डिडक्टेबल के बारे में बात करता है, और सेक्शन 40 से अमाउंट्स नॉट डिडक्टेबल के बारे में बात चालू होता है, मतलब जो एसएससी के हाथ में डिडक्टेबल नहीं होगा, ठीक है, और अप टू 37 तक, अप टू 37 तक पूरा डिडक्टेबल के बारे में बात करता है। तो इसीलिए मैं 36 के ऊपर आपको बात कर रहा था। तो 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4A, ठीक है, ये नॉर्मली क्या बताते हैं, ये देखो सर आप देख सकते हो, एनी सम पेड बाय द एसएससी एज एन एम्प्लॉयर, मतलब कोई एसएससी है जो साथ में एम्प्लॉयर भी है। एम्प्लॉयर कौन होता है सर, जो जॉब देता है। Any sum paid by the SSC as an employer by way of contribution towards a pension scheme. Pension scheme में employer contribute कर रहा है। Referred to in section 80 CCD. सर 80 CCD कहाँ से आ गया? सर ये डिडक्शंस का एक चैप्टर आने वाला है, उसमें 80C से लेके 80U का एक लंबा चौड़ा डिस्कशन है चैप्टर 6A के अंदर, ठीक है, ये इनकम टैक्स का सेक्शन है, तो उसमें 80 CCD भी। तो बेसिकली यहाँ पर जो पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय के पेंशन स्कीम में पैसा डाल रहा है, कितना डाल रहा है बोल रहे हैं कि 10% ऑफ सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय का जितना सैलरी है उसका 10% एक्सटेंड कर, सैलरी इंक्लूड्स डीए,
इफ द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सो प्रोवाइड, अगर एम्प्लॉयमेंट में ऐसा कहा गया है कि भाई डियरनेस अलाउंस सैलरी का पार्ट है, जैसे आजकल पश्चिम बंगाल में डीए को लेके चल रहा है, देखे जाता आप, हाईकोर्ट तक चला गया है सर, धरना में बैठ गया, डीए बाकी है। डीए जो है ना, डीए को बंगाली में बोलते हैं मोहार्गो भाता, जो लोग बंगाली टर्म समझते हो मे बी अंडरस्टैंड। इसको लेके काफी पॉलिटिकल इश्यूज चल रहा है कि हमारा डीए कब देगा, कब डीए देगा, इसको लेके काफी बात चल रहा है। ठीक है, जो लोग पॉलिटिकल खबर रखते हो दे मस्ट अंडरस्टैंड कि इसको लेके हाईकोर्ट ने भी काफी, कोलकाता हाईकोर्ट ने भी काफी सारा बात कर रहा है, ये आजकल चर्चा में। Correspondingly, Section 40A subsection 9 disallowance the sum paid in excess of 10% of the salary of an employee। मतलब अगर 10% से ज्यादा अगर कोई सैलरी एम्प्लॉय की सैलरी का 10% से ज्यादा अमाउंट पे करने से वो आपको डिडक्शंस के लिए नहीं देता, लेकिन अप टू 10% तक अगर सैलरी का कोई देता है ना तो उसको अलाउ करता है। यही है 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4। मतलब 10% जितना सैलरी है, सैलरी का 10% के अंदर अगर आप किसी के पेंशन स्कीम में पैसा भर रहे हो, ठीक है, कौन, एम्प्लॉयर, तो वो अमाउंट को डिडक्शन करके दिखा सकता है। बट अगर 10% क्रॉस करके जाते हो तो फिर वो अमाउंट आपको खर्चा के हिसाब से दिखाने में अलाउ नहीं करता है। सर क्वेश्चन को करते हैं, चलो। सर एक चीज ध्यान से समझिएगा कि जितना सारा चीजें हैं ना, सब प्रोविजंस के ऊपर अटका हुआ है। इसीलिए ना मैं थोड़ा पढ़ा रहा था आज। मैं सोचा था, मेरा आज इरादा था कि आपको बैठे बैठे सारा प्रोविजन सुनाऊं एक बार, उसके बाद धीरे धीरे क्वेश्चंस करना स्टार्ट करूँ। फिर आप लोग तो ऐसे मुंह बना लेते हो, फिर मुझे लगता है यार छोड़ो, सारा प्रोविजन एक साथ आप लोग दुखी हो जाते। ठीक है, धीरे धीरे करवा दें, कोई बात नहीं। कंप्यूटेशन ऑफ डिडक्शन under section 36 subsection 1 clause 4A and disallowance under section 40A subsection 9। ठीक है, इसी पॉइंट का क्वेश्चन है ये। अच्छा, बेसिक सैलरी कितना है बोला है सर, 10 लाख का। देखो, बेसिक सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय एग्रीगेट टू 10 लाख, ये गिवन है। तो पहले हम लोग बेसिक सैलरी ड्रॉ कर लेते हैं। तो बेसिक सैलरी बीपी ना थोड़ा वास्ट है, बहुत सारा अलग अलग तरीका का बात करता है। अच्छा, इसमें डियरनेस अलाउंस अगर कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है तो ये बोला है कि कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। ये देखो क्या बोला, डियरनेस अलाउंस इज 40% ऑफ द बेसिक सैलरी एंड इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ द पे ऑफ द एम्प्लॉइज। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। तो डीए कितना हो जाएगा बोलो सर, 40% ऑफ बेसिक सैलरी। हेलो, 1 लाख का 40%, ब्रैकेट में क्या लिखा है लिख दो, डीए फॉर्म्स पार्ट ऑफ पे, पार्ट ऑफ पे। तो 1 लाख का 40%, 40, 10 लाख का 40%, 4 लाख, 4 लाख। 4 लाख। तो टोटल हो जाता है आपका 14 लाख। इसको क्या बोलेंगे, सैलरी फॉर दी पर्पस ऑफ, मतलब ये जो पर्टिकुलर पर्पस है, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4A बन गया। इसमें हमारा सैलरी का मतलब क्या हुआ, बेसिक प्लस डी। ठीक है, अब इसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है सर, एक्स लिमिटेड कंट्रीब्यूट 20% ऑफ द बेसिक सैलरी to the account of each employee under a pension scheme referred to in section 80 CCD। ठीक है, 20% ऑफ द बेसिक बोल रहा है। अब 20% ऑफ द बेसिक, दैट मींस एक्चुअल कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है ये पहले आप देखो। मतलब वो कितना पेंशन स्कीम में एज एन एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के खाते में जमा कर रहा है पेंशन स्कीम में। इसमें आपका जवाब क्या होगा कि 14 लाख। हाँ सर, 14 लाख।
एक्चुअल कंट्रीब्यूशन 14 लाख कहाँ से सर? सैलरी हुआ तो 14 लाख। सर एक्चुअल कंट्रीब्यूशन 3 लाख। 20% ऑफ बेसिक सैलरी, यही बोला है सर। 20% ऑफ बेसिक प्रोविजन अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा। 20, ये जो यहाँ पर अलाउ कितना करता है? 10% ऑफ द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, ठीक है। 10% ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय अलाउ करता है, लेकिन वो कर रहा है कितना? 20%। तो 20% ऑफ द बेसिक सैलरी जो होता है वो कितना होता है? बेसिक का 20%, बेसिक कितना है उसका? बेसिक है 10 लाख, 10 लाख का 20% कितना है? 2 लाख। 2 लाख, ठीक है। प्रोविजंस बोलता है बेसिक का 20%, तो बेसिक का 10% तक अलाउ है, लेकिन उसने 20% किया तो 2 लाख हो गया। यहां से आपको लेस करना चाहिए, कितना है परमिसिबल डिडक्शन? 10%। वो कितना पे किया? देखो क्वेश्चन पढ़ो। एक्सप्लेनेटेड कंट्रीब्यूट 20% ऑफ द बेसिक, तो बेसिक सैलरी है 10 लाख, तो वो कंट्रीब्यूट करता है 10 लाख का 20%, मतलब 2 लाख वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। लेकिन आपको परमिसिबल डिडक्शन कितना है वो आप समझो बात। आपका परमिसिबल डिडक्शन जो मैंने आपको अभी प्रोविजंस में बताया, आपका परमिसिबल डिडक्शन है अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4A, that is 10% ऑफ बेसिक प्लस DA, है ना। तो हमारा हो जाएगा 10% ऑफ 14 लाख, तो 14 लाख का 10% मतलब 1,40,000, ये आपको डिडक्ट करने का मौका मिलेगा। तो वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 2 लाख, बट 2 लाख उसको मौका नहीं मिलेगा, 1,40,000 तक मिलेगा। तो एक्स्ट्रा कितना कर दिया उसने? 60,000। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एक्सेस कंट्रीब्यूशन, जो अलाउड नहीं है। तो कर सकते हो, करने में कोई नहीं रोकता। एक्सेस कंट्रीब्यूशन डिसअलाउड है एज पर इनकम टैक्स अंडर सेक्शन, ये डिसअलाउड का सेक्शन क्या है बोलो? 40 सबसेक्शन 40A सबसेक्शन 9। ऐसे मैंने डिसअलाउड अभी पढ़ाया नहीं, बट मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। डिसअलाउड आप आगे पढ़ेंगे सर, सेक्शन 40A सबसेक्शन 9 में। आप ये देखो, यहाँ पर नहीं है, डिटेल्स में देखना पड़ेगा, ठीक है। 40A सबसेक्शन 40A3, 3A, 40A7, ठीक है। 40A9 के अंदर, ठीक है, मैं बोल दिया, अल्टीमेटली हो गया हमारा डिस्कशन। सो 40A सबसेक्शन 9 के तहत आप मैक्सिमम इतना ही कंट्रीब्यूट कर सकते हो, बेसिक प्लस DA मिला के, जो आपको मैंने प्रोविजन बताया। लेकिन मतलब आप 2 लाख माइनस नहीं करा सकते, जो एक्चुअली एम्प्लॉयर का खर्चा होता है। आप मैक्सिमम 1,40,000 डिसअलाउ कर सकते हो, तो 60,000 आपका एक्सेस है। ये एक्सेस अमाउंट आप दे सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा, बट ये एक्सेस अमाउंट पे आपको डिडक्शन नहीं है। समझ में आ रहा है सर? पूरा खेल प्रोविजंस का है सर, इसीलिए प्रोविजंस पे मेहनत करना पड़ता है। कोई बात नहीं सर, आगे के क्लासेस में बाकी प्रोविजंस को मैं अच्छे से एक बार फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक है। जो जो हो गया उसको छोड़ के बाकी जो प्रोविजन बचा हुआ है, डिडक्शन मतलब जो एडमिसिबल डिडक्शन है और जो एडमिसिबल डिडक्शन नहीं है, ठीक है, नॉन एडमिसिबल है, ये डिडक्शंस पढ़ लेंगे ना एक बार अच्छे से, तो सारा क्वेश्चन का जवाब ढूंढ पाएंगे, ठीक है। और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा है, जैसे 44AB, 44ADA, 44AE, ठीक है, ये कुछ स्पेशल सेक्शंस है, उसके बारे में तब बात कर पाएंगे, ठीक है सर। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस घर पे ट्राई करने के लिए देता हूँ, आप लोग घर पे ट्राई करें, मुझे नेक्स्ट क्लास के लिए बीच में शेयर करें इन द मीन टाइम, ठीक है। आज इतना ही रखता हूँ सर, बाकी अभी BP कंटिन्यू रहेगा, ठीक है सर। बाय फिर सर सबको, टाटा। प्राची दादा। ओके टाटा। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर।